हुआ है सर? अच्छे यस सर। ओके सर, ठीक है। चलो, गुड इवनिंग ना। ये इवनिंग मॉर्निंग बोलते बोलते गलत हो जाता है। तो कंपनी लॉ क्लास है सर। तो कंपनी लॉ में हम लोग सर एक डिटेल्स टॉपिक पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, ठीक है। जिसमें मैं आपको कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के बारे में जो लीगल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में डिटेल्स चर्चा करना। तो इससे पहले जो 2 लेक्चर्स मैंने करवाया उस पर मैंने एक्चुअली आप लोगों के साथ कुछ लीगल केसेस बताया, मतलब कुछ सेक्शन वाइज लीगल चर्चा हल्का फुल्का हुआ है और ज़्यादा प्रैक्टिकल डिस्कशंस मैंने किया आपके साथ, ताकि शेयर कैपिटल डिवेंचर ये सब तो प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है ना सब। तो प्रैक्टिकली मार्केट में कंपनी का पैसा रेज करना, कैपिटल रेज करना, ठीक है, और उसके ऊपर बेस करके बिजनेस को ग्रो करना, ये मेन पर्पस होता है। तो बेसिकली इट्स अ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, ठीक है। कंपनीज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है ये। अब इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब मार्केट से कंपनी इक्विटी शेयर रेज करते हैं, डिवेंचर रेज करते हैं, तो काफी लीगल मैटर सामने आ जाता है ना सर। तो लीगल मैटर मतलब आप लोगों के पैसे से बिजनेस करना चाहोगे तो लीगल मैटर तो आएगा ना सर, ठीक है। वो भी हर तरह का मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर होल्डर होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिवेंचर होल्डर होता है। शेयर होल्डर के अंदर भी डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि अगर इक्विटी शेयर होल्डर है तो वो किस टाइप का है, फिर इक्विटी शेयर होल्डर है तो किस टाइप का है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो किस टाइप का है। तो ये सब वेरियस मैटर सामने आ जाता है, बिल्कुल सामने आ जाता है। तो कंपनी को ये सारा चीजें लीगली देखना पड़ता है कि भाई हम किस तरह से लोगों से पैसा लेके, बेसिकली सिंपल मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में लोगों से पैसा लेके किस तरह से हम अपना बिजनेस को आगे लेके जाए, ठीक है। अब इसी चक्कर में कंपनीज एक्ट 2013 इस चीज को डेवलप किया, ठीक है। ये इसका मेन पर्पस है। चलो सर, मैं आपको आज मेरा जो पर्पस है इसमें मैं आपको काफी सारा एग्जांपल्स, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, ये सब डिस्कस करूंगा, ताकि चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आपसे सवाल किया जा सकता है इसका भी एक आइडिया आपके हो जाए। तभी जाके ना आपके अंदर पढ़ने का भूख बढ़ेगा, है ना सर। मतलब प्रैक्टिकल आइडिया होने से चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और क्वेश्चन आंसर गो थ्रू करने से, एग्जाम्पल गो थ्रू करने से आपको ये समझ में आता है कि भाई अच्छा तो क्यों पढ़ रहे हैं और एग्जाम में हमें कैसा सवाल पूछा जा सकता है। एग्जाम में वैसा ही सवाल पूछते हैं जो रियल लाइफ में जरूरत होता है, ठीक है। कल कोई मुझे पूछ रहा था किसी का गार्जियन सर ऐसे ही एडमिशन्स के बारे में, तो पूछ रहा है कि ये CA CMA का पढ़ाई करने के बाद क्या, मतलब क्या वो सिर्फ थियोरेटिकल है या फिर रियल में कुछ काम भी मिलता है। एक्चुअली वो कंपेयर कर रहा था जैसे UPSC वगैरह करने के बाद जिनका UPSC क्रैक नहीं होता उनका तो कुछ काम वो सीख नहीं पाते, तो क्या CA CMA के केस में ऐसा है। तो जस्ट ऑपोजिट पिक्चर है सर। UPSC के केस में आपको वो मौका नहीं मिलता प्रैक्टिकल फील्ड का जब तक आप पास नहीं करते हो, लेकिन यहाँ पर आपको तो पढ़ाई के साथ साथ जैसे ही आपका पढ़ाई कंप्लीट होता है उसके बाद जैसे ही आपका इंटर्नशिप या आर्टिकलशिप चालू होता है आप प्रैक्टिकल फील्ड के साथ बहुत जल्दी जुड़ जाते हो। और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मैं ये नहीं कह रहा कि UPSC प्रैक्टिकल नहीं है, वो भी बहुत प्रैक्टिकल है, बट दोनों का जो एरिया ऑफ वर्क है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ठीक है, चलो एक एक करके मैटर को सामने लेके चलते हैं। तो कंपनी लॉ, उसमें शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के बारे में आगे का चर्चा देखते हैं। तो ऐसे शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर का जो एरिया है, अगर मैं इसको कॉर्पोरेट लॉ सेक्शन से बात करूं, ठीक है, तो बहुत लोगों के केस में सेक्शन वाइज देखा जाता है कि भाई सेक्शन कहाँ से कहाँ तक का है। तो ये शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर सेक्शन 43 से लेके 72 के अंदर बात करता है, ठीक है। सेक्शन 43 से लेके 72, जिसमें शेयर के बारे में बात किया गया है 43 से 70, और डिवेंचर के बारे में बात किया गया है 71, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू डिवेंचर के बारे में बात किया गया है सेक्शन 71। अब देखो, जैसे कि ये सब बेसिक चर्चा हो चुका है, बैलेंस शीट ये सब मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि आपको बैलेंस शीट में कहाँ डिवेंचर दिखता है, कहाँ आपको शेयर कैपिटल नजर आता है। आई ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रीवियस 2 लेक्चर्स मैंने इसी में बात किया। शेयर क्या है, स्टॉक क्या है, उसके बीच में डिफरेंसेस क्या है,
अगर बाई चांस किसी का मिस है ना सर प्रीवियस 2 लेक्चर्स, प्लीज कर लो सर। हाँ, अगर कोई डाउट है तो पूछ भी लो साथ में, चाहे ऑफलाइन आके पूछ लो चाहे ऑनलाइन में पूछ लो, बट जरूर पूछ लिया कर। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर्स मैंने लास्ट दिन बताया था, सेक्शन 46। फिर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों के साथ बात किया था सर 47 एंड 8 में, वोटिंग राइट्स एंड वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर। याद है सर आप लोगों को? अरे याद है कि नहीं है? बोलो सर, ये सब याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, या भूल गए सब सारे? अगर याद नहीं है तो रिवाइज करो सर, ठीक है, तो याद आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आप लोगों को वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर्स का वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर का वोटिंग राइट्स, ठीक है, उसके ऊपर शेयर कैपिटल डिवेंचर का पेड अप का हिसाब, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के लिए एग्जेम्पशंस कब मिलता है, क्यों मिलता है, ये चर्चा मैं आपके साथ किया था, ठीक है। सर आज क्या बताओगे? चलो सर, आज का डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग है। सर आप लोग बचपन में क्लास 11-12 में जब पढ़ते थे तो ये टॉपिक जरूर सुने होंगे, ये जो आज वर्ड्स आपके सामने आंखों में है। हाँ सर, आप लोग कनेक्टेड हो या डिस्कनेक्ट है सर? आप लोग बोलो। अच्छी सर। ओके सर, सर ये सब वर्ड सुने हैं कि नहीं सुने? कॉल्स, कॉल्स इन एडवांस, हाँ, डिस्काउंट में इशू करना, प्रीमियम में इशू करना। हाँ सर, হ্যাঁ শুনেছি। एग्जैक्टली Yes, सर। sir. जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स करते थे, है ना, जब आप लोग कंपनी अकाउंट्स करते थे तो आपको कॉल्स के बारे में जरूर पढ़ाया जाता होगा, है ना, और आपको वही दिक्कत होता था कि भाई कॉल मनी आया है तो क्या करें। हाँ विश्वजीत, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो यहीं पर पॉइंट है सर कि ये जो आज मैं आपको वही बताऊंगा, सेक्शन 49 एंड 51 कॉल्स के बारे में क्या कहता है, ठीक है। सेक्शन 49 टू 51 कॉल्स के बारे में क्या कहता है, कॉल्स, कॉल्स इन एडवांस एंड रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा अभी आपके साथ। इसके अलावा और भी टॉपिक है, जैसे कि सेक्शन 52, जब कोई कंपनी अपना शेयर को डिस्काउंट में इशू करता है या फिर प्रीमियम में इशू करता है, तब उसके बारे में लीगल इश्यूज क्या है। 52 टू सेक्शन 55 इसके अंदर कहा गया है, 52 से लेके 55 तक, कंपनीज एक्ट 2013। मतलब अगर मैं इस पॉइंट को 2 मिनट के लिए आपको प्रैक्टिकली दिखाने का कोशिश करूं, जैसे मानो कंपनी जब मार्केट में अपना शेयर इशू करता है, अगर स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज होता है ना सर, जैसे कोई भी एक कंपनी में यहाँ से आपको उठा सकता हूँ, ठीक है, एनीथिंग, से फॉर एग्जांपल ये कंपनी मार्केट में आ रहा है सर, कीस्टोन रियल्टर्स लिमिटेड, ठीक है, आई थिंक रियल एस्टेट कंपनी होगा, या फिर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, टेक एनी वन, ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट गो थ्रू करोगे तो आपको एक चीज जरूर दिखेगा कि इसका जो फेस वैल्यू है ना सर, वो हार्डली आपको 10 रुपीज वाला फेस वैल्यू दिखेगा, ठीक है, हार्डली 10 रुपीज, ठीक है। लेकिन कंपनी का शेयर का रेंज रखा है देखो 541, ठीक है, एक शेयर का दाम। इसका मतलब क्या, कंपनी प्रीमियम वैल्यू में है। और क्यों प्रीमियम है, मतलब कंपनी अपना बिजनेस वैल्यूएशन के हिसाब से अपना शेयर का दाम डिसाइड करता है, ठीक है। तो जब कंपनी अपना वैल्यूएशन हाई रखता है तो अपना शेयर का दाम भी ज्यादा बोलता है। अब समझ में आ रहा है आपको? अब डिस्काउंट में भी कंपनी कई कबार इशू करता है। अब आपके मन में चल रहा है सर कंपनी शेयर डिस्काउंट में क्यों इशू करेगा? सर अगर कई बार ऐसा होता है कंपनी का बिजनेस उतना पॉपुलर नहीं है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि कंपनी थोड़ा बैड डेब्ट इश्यूज में के कारण काफी बैंकरप्टेड सिचुएशंस में है, तो कोई कंपनी का शेयर खरीदना नहीं चाहता। तो ऐसे सिचुएशंस में कंपनी कहता है कि भाई मेरा शेयर आप सस्ते में लो, ठीक है, डिस्काउंट में लो, ठीक है, लेकिन बदले में मेरे को कुछ तो पैसा मिले, मैं अपने कंपनी को बचाऊंगा और बचा के आपका पैसा मैं आपको रीपे करूंगा। ऐसा भी कंपनी वादा करता है, ठीक है। अब देखो कंपनी तो अपना वादा करेगा, अब इन्वेस्टर को अपने हिसाब से सोचना है कि भाई वो डिस्काउंट पे शेयर को खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, ठीक है। अब इसी का लीगल इश्यूज आपके साथ में बात करूंगा जो सेक्शन 52 से लेके 55 के अंदर बोला है, कुछ एग्जांपल्स भी साथ में आपके साथ डिस्कस करूंगा सर, ठीक है। अच्छा, प्रीमियम अगर कंपनी रिसीव करता है, जब आप लोग बचपन में अकाउंट्स करते थे, मुझे जरूर आप लोग को ज्यादा याद होगा, ठीक है, याद होना भी चाहिए। मानो कंपनी 10 का शेयर इशू करता है, ठीक है, अगर कंपनी का शेयर का फेस वैल्यू है, आप लोग अकाउंट्स में पढ़े होंगे कंपनी अकाउंट्स में, अगर कंपनी का फेस वैल्यू है मानो ₹10,
और जब कंपनी प्रीमियम इशू करता है, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस करते थे ना, 2 टका प्रीमियम या फिर 4 टका प्रीमियम, तो ऐसा आप लोग करते थे कि एप्लीकेशंस में 10 रुपीज अगर फेस वैल्यू है तो आप लोग ऐसा जमा करते थे एप्लीकेशन में 2 टका, ठीक है। फिर आप लोग करते थे कि अलॉटमेंट में 4 टका, ठीक है, अलॉटमेंट में 4, फिर आप लोग ऐसे करते थे फर्स्ट कॉल में 3, ठीक है, फिर आप लोग ऐसे करते थे फाइनल कॉल में 2, और प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन के साथ दे देते थे या अलॉटमेंट के साथ दे देते थे। तो 10 का शेयर जब 14 में या 12 में, ठीक है, आप इशू करते हो तो 2 टका पर शेयर में जो प्रीमियम ले रहे सर कंपनी, ठीक है, 12 टका इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, ठीक है। तो 10 का चीज जब 12 में इशू हो जाए उसे प्रीमियम कहते हैं, और 10 का चीज जब 9 में या 8 में इशू हो जाए तो उसे डिस्काउंट कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा बात है सर, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। लेकिन सर बात ऐसा है कि जब कंपनी, लॉ है सर, अब कंपनी आपको ये पूछता है, मतलब कंपनीज लॉ, कि भाई ये जो प्रीमियम अमाउंट कंपनी रिसीव करता है, इस प्रीमियम का कंपनी करता क्या है, या फिर इसका एप्लीकेशन एरिया क्या है, जिसके बारे में सेक्शन 52 में उसने डिटेल्स में कंपनी लॉ बता के रखा है। अब हमें पता करना होगा कि भाई प्रीमियम अकाउंट का क्या हिसाब किताब है, ठीक है, कंपनी कब डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकता। स्वेट इक्विटी इशू जब कंपनी करता है, स्वेट इक्विटी किसके लिए होता है, स्वेट इक्विटी एम्प्लॉइज के लिए होता है। सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी के बारे में बात करता है। स्वेट का मतलब सर पसीना, सर स्वेट का मतलब होता है पसीना, पसीना मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं सर घाम, ठीक है, घाम समझते हो, पसीना का शेयर है सर। एम्प्लॉय जो कंपनी के लिए इतना मेहनत करता है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए स्वेट इक्विटी इशू करता है। अब उसके पीछे का लीगल केसेस क्या है, अब स्वेट इक्विटी के बारे में डिटेल्स चर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वेट इक्विटी कब कर सकता है, कब नहीं कर सकता, ठीक है। फिर प्रेफरेंस शेयर के बारे में, उसका इशू कैसे होता है, उसका रिडेम्पशन कैसे होता है, सेक्शन 55 बात करता है। मतलब लंबा लाइन लगा हुआ है सर, एक के बाद एक चीज, ठीक है, एक के बाद एक बात आपके सामने हाजिर होने वाला है। फिर धीरे धीरे आपको ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड अलाइड प्रोविजंस, ये क्या है बोलो तो सेक्शन 56 से 59। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ अभी कि क्या पढ़ना है आपको, क्यों पढ़ना है आपको। 56 से 59 में जैसे मानो कि आप किसी कंपनी का शेयर मार्केट से परचेस किया, ठीक है, अब आप किसी को नॉमिनी करके रखा, किसी का डेथ हो गया, ठीक है। अब अगर डेथ हो गया किसी का, मानो कि किसी ने इनमें से कोई भी एक कंपनी का शेयर में मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, से फॉर एग्जांपल आपके पास रिलायंस का शेयर है, ठीक है। तो रिलायंस का शेयर अगर आपके पास है, सपोज आपके पास रिलायंस का 1000 शेयर है, 1000 शेयर, तो 1000 × 2597 करके आज के डेट में इसका ये वैल्यू होता है। कल जो शेयर होल्डर है उसका डेथ हो जाता है, वो किसी को नॉमिनी भी करके रखे गया है, ठीक है सर। अगर नॉमिनी नहीं है तो, सर नॉमिनी नहीं है तो फिर वो लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव होता है या लीगल हेयर जो होता है उन्हीं को बनता है, बट वो प्रूफ करना पड़ता है कि भाई मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनका बेटी हूँ, सब ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि जब अमाउंट बड़ा होता है तो हर कोई आगे बोलता है कि मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, इससे लंबा प्रोसेस। बट अगर मानो कि कोई कंपनी का शेयर होल्ड करता है और वो अपना शेयर को ट्रांसफर करना चाहता है, ट्रांसमिशन करना चाहता है, तो उसके बारे में क्या खेल चक्कर है, ये बोला गया है सेक्शन 56 से लेके 59 के अंदर। सर बहुत सारा बात कर रहे हैं आप, डिटेल्स में थोड़ा बताइएगा। सर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कि क्या टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसीलिए मैं स्टार्टिंग लेक्चर्स में क्या करता हूँ, स्टार्टिंग 1-2 लेक्चर्स में शुरू के टाइम पे हर चैप्टर में ना मैं कहानी सुनाता हूँ। क्योंकि कहानी इसलिए सुनाया जाता है सर ताकि आपको आगे और कहानी सुनने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो चैप्टर का कहानी क्लियर करने के बाद लॉ में ही बात करना पड़ता है, और लॉ 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 सुनते सुनते दिमाग खराब, ठीक है। इसलिए पहले आइडिया क्लियर करो और फिर लीगल इश्यूज को पढ़ो, समझो, रटो। तीन ही ऑप्शन है आपके पास, पढ़ना भी है, रटना भी है, और क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पढ़ो रटो और प्रैक्टिस करो। So calls, ठीक है। So when the shares are partly paid up, the company issuing them can make calls. जब कंपनी पार्टली पेड अप होते हैं, ठीक है, पार्टली मतलब सिंपल बात है सर, आपको बचपन याद आ रहा होगा, या फिर अगर फाउंडेशन में भी किसी ने किया है उसे भी याद आ रहा होगा। किसी 10 रुपीज का अगर फेस वैल्यू है और कंपनी ने मानो एप्लीकेशन का पैसा दिया है, आईपीओ में ऐसा नहीं होता सर, आजकल आईपीओ में पूरा पैसा ले लिया जाता है, लेकिन अगर मानो राइट इशू करता है कंपनी, प्राइवेट लेवल में जब काम करता है, तो इस सिस्टम बरकरार है सर, ठीक है। तो एप्लीकेशंस में मानो आपने 3 टका लिया था या अलॉटमेंट में आपने बाकी 3 टका लिया था,
तो आपने मानो 10 का शेयर का 6 टका ही कंपनी को दिया, तो 10 में से 6 टका अगर आपने कंपनी को दिया तो फिर बाकी कितना पेंडिंग है सर, ड्यू कितना रह गया, 4। सपोज आप कंपनी का 1000 शेयर होल्ड करते हो, तो 1000 इंटू 10 करके आपका एज पर फेस वैल्यू में बात कर रहा हूँ, आपका कंपनी में टोटल 10,000 शेयर का वैल्यूएशन है। बट 10,000 वैल्यूएशन में आपने पे किया 6,000, बट अभी भी आपका 4K बाकी है कंपनी के प्रति। ठीक है, तो सिंपल बात है, जो कंपनी के प्रति आपका बाकी है वो आपका लाइबिलिटी भी है, साथ साथ में मतलब ऑब्लिगेशंस भी है, क्योंकि आप कंपनी को वादा किया कि भाई मैं आपको इतना शेयर के लिए इतना दूंगा। एप्लीकेशंस में आपने ये एप्लीकेशन डालने के टाइम पे ना आप ये चीज एकदम बोला कि भाई मुझे देना है आपको, लेकिन अगर आपको बाकी है और कंपनी आपसे ये डिमांड जरूर कर सकता है, कंपनी आपसे ये डिमांड जरूर कर सकता है, क्योंकि एज ए शेयर होल्डर ये वादा हर शेयर होल्डर कंपनी को करता है, जितना वो वादा करेगा उतना उसको निभाना पड़ेगा। ठीक है, सो बात ऐसा ही है। So when the shares are partly paid up, the company issuing them can make calls. ठीक है, तब कंपनी कॉल करेगी, कॉल मतलब बुलाना। ठीक है, आस्किंग द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट कॉल्ड अप। ठीक है, जो मैंने कॉल करके रखा वो आप पे कर। सर कहाँ पता चलता है? सर इसके लिए आप कंपनी के जनरल मीटिंग का हिसाब किताब देख सकते हो। ठीक है, कंपनी जनरल मीटिंग में ये सब बात करता है। ठीक है, जैसे आपको मैं शायद ये मैं बहुत सारे क्लासेस में दिखाता रहता हूँ, कंपनी को एजीएम वगैरह ना आपको पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बोल के एक चैप्टर आता है। ठीक है, उसमें ना ये सब डिटेल्स बोला जाता है। ठीक है, कि कंपनी मीटिंग में क्या क्या डिस्कस कर सकता है, एजीएम क्या है, एजीएम क्या है, जैसे लंबा स्टोरी है। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए शो कर रहा हूँ। जैसे मानो ये रिलायंस का मैं एजीएम एजीएम का स्टोरी आपको एक बार दिखा रहा हूँ कि जैसे आप रिलायंस का शेयर होल्ड करते हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ना कि जब कंपनी कॉल करेगा तो उसको जाके पे करे, है ना, टाइम दे देता है कंपनी के साइट में, नोटिस में आपके ईमेल में आ जाता है। ठीक है, आपको ईमेल कर देता है कंपनी कि भाई मेरा कंपनी में इतना बाकी है, अब चलो बाकी अमाउंट पे करने के लिए कंपनी में हाजिरा लगा दो। ठीक है, समझ में आ रहा है सर बात? नाउ लुक एट सर, ये देखो, पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 314। ठीक है, क्या बोला? पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज 314 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज 311। इसका मतलब क्या? कंपनी का शेयर का दाम है 3 टका। समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? हेलो, 311 टका प्रीमियम है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फेस वैल्यू कितना होगा? हेलो, आप लोग समझ पा रहे हैं कि ये सर नो? शुभजीत, विश्वजीत, सभी को पूछ रहा हूँ, बोलो सर। नेहा, कनेक्टेड है आप लोग? आवाज किसी का नहीं आ रहा है, है समझ में आ रहा है है सर? तो आई आई होप है यू सर है। अंडरस्टैंड। ओके, तो 3 टका शेयर होगा तभी 311 का प्रीमियम मांग रहा है। ठीक है, तो ये होता है सर मार्केट कंडीशंस में। ठीक है, तो ये कंपनी अपना शेयर का दाम मांग रहा है, मतलब ये बेसिकली पुराना डेटा है, 2021 के टाइम का बात कर रहा हूँ मैं, बट इस तरह का हिसाब किताब आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो जो कंपनी का शेयर होल्ड करता है, ठीक है, उनसे उनको ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी देना पड़ता है। जैसे रिसेंटली पेटीएम में एक ऐसा डील हुआ सर, एक ब्लॉक डील हुआ सर पेटीएम में। पता है आप लोगों को पेटीएम में क्या हुआ है? पेटीएम में शेयर इशू नहीं हुआ, पेटीएम में शेयर इशू नहीं हुआ, पेटीएम का कोई शेयर होल्डर था जो पेटीएम छोड़ के जा रहा। ठीक है, मतलब रिडीम हुआ सर, इसको क्या बोलते हैं? रिडेम्पशन ऑफ शेयर। ठीक है, अब ये प्रेफरेंस रिडीम तो नहीं था, इक्विटी रिडीम था एक तरह का, मतलब वो अपना शेयर छोड़ के सेल करके भाग रहा है सर, भाग रहा ही नहीं बोलना चाहिए, बट पेटीएम शेयर सीज 20% लोअर सर्किट ऑन लिस्टिंग डे। ये तो बहुत पुराना न्यूज़ है। पेटीएम, ये देखो, पेटीएम में ये वाला खबर देख सकते हो, इसमें आपको पता चलेगा 2022 का लेटेस्ट है, इसमें पता चलेगा आपको सॉफ्ट बैंक बोल के जापान का एक बहुत बड़ा कंपनी है जो पेटीएम में काफी बड़ा शेयर होल्डिंग रखता था, ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास, और वो अपना शेयर बेच के जा रहा है। ठीक है, और इसके कारण क्या हुआ, मार्केट में पेटीएम का शेयर में धड़ाधड़ डिक्लाइन देखने को मिला। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है सर। ठीक है, ये सब चलता रहता है। अब चलो मैटर को आगे बढ़ाते हैं। So as per section 49, these calls have to be uniformly made and there should be no differentiation for a given class of shareholders. Okay. As per explanation to section 49, shares of the same nominal value
on which the different amounts have been paid up shall not be deemed to fall under the same class. The provision is not applicable in case where different amounts are paid for same class of shareholder. ठीक है, मतलब बड़ा सिंपल है कि सेक्शन 49 ये एक्सप्लेन करना चाहता है कि सेम नॉमिनल वैल्यू इसमें डिफरेंट अमाउंट पे किया जाता है, ठीक है, उसे भी डीम्ड मतलब मान लिया जाता है। अभी पेड अप शैल नॉट बी डीम्ड टू फॉल अंडर द सेम क्लास, मतलब सभी शेयर होल्डर सेम क्लास में काउंट में भी अलग हो सकता है बिकॉज अलग अलग अमाउंट पे अगर है तो, बट अदरवाइज सब यूनिफॉर्मली डिसाइड होता है। अब देखो आगे आगे आपको सेक्शन 50 वाइज आपको समझ में आएगा, एग्जाम्पल करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 50 कॉल्स इन एडवांस क्या बताते हैं सर, ए कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, ये कहां पर बोला गया है, आर्टिकल में बोला गया है, एओए एंड एमओए। अब जिन लोगों को एमओए एओए का आइडिया अभी क्लियर नहीं हुआ है उनके लिए क्या करना है सर, कंपनी लॉ का बेसिक्स, ठीक है, कंपनी लॉ में मेरा मोस्ट प्रॉब्ली 10 से 11 बेसिक लेक्चर्स है, अगर किसी ने अभी तक नहीं सुना जरूर एक बार सुन लीजिए सर। मैंने एक एक लाइन पढ़ाया बेसिक्स में, ठीक है, एक एक लाइन पढ़ाया क्योंकि कंपनी लॉ का बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप एडवांस लेवल डिस्कशंस कनेक्ट करोगे लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज गो थ्रू, अगर मैंने लिंक नहीं भेजा तो मुझसे वापस बोलो, मैं आपको वापस लिंक भेजूंगा, लेकिन करके जरूर। So as per section 50, a company may, if so authorized by its article, accept from any member the whole or any part of the amount remaining unpaid on any shares held by him, even if no part of that amount has been called up. अगर कंपनी ने जितना बाकी अमाउंट है उसको लिए कॉल्ड अप भी नहीं किया, if authorized by the article of company is permitted to keep advance subscription or call money received in advance. मतलब अगर कंपनी कॉल ना भी करे तो भी जाके शेयर होल्डर को उसको पेमेंट करने का राइट है। और इसके लिए अगर कंपनी कॉल नहीं करेगा सर फिर भी जाके शेयर होल्डर पेमेंट करेगा, यस सर वो तभी कर सकता है इफ ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल। आर्टिकल्स, आर्टिकल क्या है सर, मैं आपको आर्टिकल का प्रैक्टिकल दिखा के रखा बेसिक्स में, आप लोगों को ना मैं बहुत सारा रियल लाइफ आर्टिकल दिखाया था, इसके लिए भी मैंने काफी कंपनीज का डिटेल, जैसे पेटीएम का उस टाइम पे बात चल रहा था तो मैंने मुझे ऑनलाइन में अवेलेबल हुआ था, तो जब मैंने बेसिक्स करवाया था उस टाइम पे आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चेक कर सकते हो। और यहाँ पर ये पेटीएम का एकदम लीगल ड्राफ्टिंग है सर, ठीक है, इसके अंदर आप कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ये कंपनी का एओए है सर, ठीक है। इसके अंदर आप देखो, ये देखो सर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, यू कैन फाइंड इजीली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड ऑल्सो यू कैन फाइंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, आपको मेमोरेंडम भी दिखेगा और एज वेल एज आर्टिकल भी दिखेगा। विश्वजीत को क्या हो गया, सबका नेटवर्क इशू सकता है, ये एमओए है, एज वेल एज आपको साथ में एमओए के साथ में यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे जाऊंगा तो आपको एओए भी नजर आ जाए, ठीक है, मेमोरेंडम एज वेल एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब ये क्या है सर, ये जब मैंने बेसिक्स पढ़ा के रखा है ना उसमें मैंने एक्चुअली बता के रखा, आप लोग क्या करना चाहिए एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए बेसिक्स, और अगर आप बेसिक्स गो थ्रू करोगे ना, ये देखो सर, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है सर, इसको कंपनी का एक होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिसके बेसिस में कंपनी को चलाया जाता है, ठीक है, और एक होता है मतलब जैसे संविधान होता है और रूल बुक होता है। सिमिलरली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि एक होता है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसमें सारा चीजें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है, मैंने बेसिक्स में बोल के रखा, आप लोग गो थ्रू करोगे तो पता चल जाएगा। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज लाइक अ रूल बुक, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज लाइक अ रूल बुक, ठीक है। अब रूल बुक में जो बोला है उसी के हिसाब से काम करना है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी बोला है, क्या बोला सर, if authorized by the articles a company is permitted to keep advance subscription or call money received in advance। तो अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी का जो भी अमाउंट उनका बाकी है अगर वो अमाउंट पे करता है, ठीक है, if authorized by the articles a company is permitted to keep advance subscription or call money received in advance, तो वो कंपनी रख सकता है, ठीक है, और रखना पड़ेगा। सो however a member of a company limited by shares, अगर कोई कंपनी का शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर्स है shall have no voting right, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडवांस अमाउंट। ये बात ध्यान से समझिएगा सर, अगर कोई कंपनी का, ठीक है, अगर कोई शेयर होल्डर एडवांस पेमेंट कर देता है इसका मतलब ये नहीं कि
कि मैंने कंपनी में एडवांस जमा कर दिया तो मेरा कंपनी में वोटिंग राइट्स आ जाएगा। सर एडवांस पेमेंट किए बहुत अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन एडवांस पेमेंट किए इसका मतलब ये नहीं कि आपको वोटिंग राइट्स भी दे दिया जाए। समझ में आ रहा है सर? A member of a company limited by shares shall have no voting right in respect of the advance amount paid by him on calls till the amount is duly called up। जब तक वो कॉल्ड अप नहीं होगा, मतलब कंपनी उसको बुलाएगा नहीं, जब तक तब तक अगर उससे पहले अगर पेमेंट करोगे तो उसको एडवांस माना जाएगा। बात सिंपल है सर। पेटीएम हो या रिलायंस, पेटीएम हो या रिलायंस, जैसे यहाँ पर कॉल कर रहा है 3/5/2021 में रिलायंस कॉल कर रहा है कि भाई आओ मेरा पेमेंट करो, लेकिन मानो कंपनी ने कॉल नहीं किया और आपने फिर भी जाके पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो क्या वोटिंग राइट्स आएगा? हाँ सर, बात समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। না তখন তাহলে আসবে না। समझ में आ रहा है ना सर? कंपनी ने जब तक बुले मतलब कॉल नहीं करेगा आप पेमेंट कर सकते हो, ट्रांजैक्शंस में दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, मैं कुछ अभी क्वेश्चन एग्जांपल दिखाता हूँ। ट्रांजैक्शंस में दिक्कत नहीं है, आपका अमाउंट ठीक है क्योंकि ऑथराइज किया हुआ है एमओए में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अथॉरिटी देता है आपको, ठीक है। लेकिन क्योंकि कंपनी आपको परमिशन नहीं दिया है, मतलब कॉल अप नहीं किया है, तो जब तक कंपनी कॉल नहीं करेगा। क्या हुआ विश्वजीत, तेरा नेटवर्क इशू है क्या? विश्वजीत का आवाज नहीं। हेलो, बोल, आवाज आ रहा है क्या? ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो बाद में एक बार जरूर बैकअप देख लेना। अच्छा ठीक है, चलो। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है सर कि अगर कंपनी कॉल नहीं किया है एडवांस जमा कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडवांस जमा कर दिया बोल के मैं वोटिंग राइट्स आ जाएगा, ऐसा नहीं है। So according to section 51, the company is permitted to pay dividends in proportions to the amount paid up on each share, if so authorized by the articles. In other words, advance payment will not lead to increased voting rights. Point to be noted. ठीक है, आपने एडवांस पेमेंट कर दिया इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपका वोटिंग राइट परसेंटेज को बढ़ा दिया जाएगा। से फॉर एग्जांपल, पहले कंपनी का टोटल कैपिटल का आपका जितना पेमेंट था शायद आप कंपनी का 5% शेयर होल्ड करते थे, ठीक है, लेकिन अभी आपका और एक्स्ट्रा अमाउंट आपने एडवांस जमा कर दिया, जिसके कारण आपका ऑलमोस्ट 7% अमाउंट हो रहा है टोटल कैपिटल का। तो क्या इसका मतलब 5 से 7% बढ़ गया तो 2% वोटिंग राइट ज्यादा हो जाएगा? नहीं सर, एडवांस के लिए नहीं होगा। अगर कंपनी कॉल कर दिया होता और फिर जाके आपने पेमेंट कर दिया होता, तो इन दैट केस एज पर दी वोटिंग राइट्स रेजोल्यूशंस, कंपनी का जो वोटिंग राइट का कॉन्सेप्ट चलता है प्रोपोर्शनेट वोटिंग, इन दैट केस आपका वोट काउंटिंग होता। But delayed payment of call money could be the reason for decrease in voting rights. But अगर आप कंपनी का पैसा देरी करके देते हो, ऐसे केसेस में आपका वोटिंग राइट डिक्रीज हो सकता है। मे बी पहले आपका वोट 5% शेयर काउंट वोटिंग वोट काउंट करता था, अगर टोटल वोट को 100 माना जाए तो पहले शायद आपका वोटिंग परसेंटेज 5% था एज पर योर शेयर होल्डिंग पैटर्न। बट क्योंकि आप देरी करके पेमेंट करते हो, आपका परसेंटेज को कंपनी अपने बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लेके 5 को 4% वीक समझ सकता है। ठीक है, ये रूल्स है, ये प्रावधान है, ठीक है, ये प्रावधान है सर, ये रूल्स माना जाता है। एडवांस पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स नहीं है, लेकिन डिलेड पेमेंट के लिए वोटिंग राइट डिक्रीज करने का प्रावधान। समझ में आ रहा है सर? ये कॉन्सेप्ट में काम करता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखो, मूनस्टार मशीनरीज लिमिटेड, ठीक है, मूनस्टार एक कंपनी है जो मशीनरीज लिमिटेड है, इज ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल टू एक्सेप्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द अमाउंट of remaining unpaid calls from any member even if no part of that amount has been called up by it। ध्यान से समझे सर, मूनस्टार मशीनरी लिमिटेड ने ऑथराइज किया अपने आर्टिकल में, कहां पर? आर्टिकल में। ये जैसे मैं आपको पेटीएम का आर्टिकल शो कर रहा था, बार बार बोल रहा हूँ सर, जिनका भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लास मिसिंग है, उनको नहीं पता अगर या भूल गए हैं कि सर आर्टिकल क्या है, मेमोरेंडम क्या है, प्लीज एक बार मेरा बेसिक्स में जाओ और जाके कंपनी एक्ट के बेसिक्स में जाओ, अगर लिंक नहीं है तो बोलो। आई थिंक लास्ट 3-4 लेक्चर में ही आपको एमओए ज्यादा डिटेल्स में दिख जाएगा, ठीक है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, क्योंकि जब भी कंपनी बनाया जाता है ना तो सबसे पहले एमओए और एओए को ही डेवलप किया जाता है,
ठीक है, विदाउट एमओए एंड एओए कंपनी कांट फंक्शन सर, ठीक है। इसीलिए बात बात में आपको ना एमओए एओए नजर आएगा, ठीक है। जितना और आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही आपको और एमओए एओए नजर आएगा। सो बाई चांस अगर आपका नहीं हुआ एमओए एओए का कॉन्सेप्ट, प्लीज जाओ गो थ्रू करो, डाउट है तो क्लियर कर लो, ठीक है। Moonstar Machineries Limited is authorized by its article to accept the whole or any part of the amount of remaining unpaid calls। मतलब वो अनपेड कॉल ऑथराइज करके रखा है कि आर्टिकल के थ्रू से कि हाँ एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम एनी मेंबर इवन इफ नो पार्ट ऑफ द अमाउंट हैज बीन कॉल्ड अप। मतलब अगर कंपनी कॉल ना भी करेगा तो भी कोई मेंबर आके अपना जो भी बाकी अमाउंट है वो जमा करके दे के जा सकता है। आनंद एक शेयर होल्डर है, ठीक है। आनंद इज अ शेयर होल्डर, ठीक है। आनंद इज शेयर होल्डर जिसने बाकी अमाउंट पेमेंट करने के लिए आया। आनंद शेयर होल्डर डिपॉजिट्स इन एडवांस द रिमेनिंग अमाउंट ड्यू ऑन हिज पार्टली पेड अप शेयर्स, ठीक है, विदाउट एनी कॉल्स बीइंग मेड बाय द कंपनी। कंपनी बुलाए नहीं पर हमने आ गया सर, बोलते हैं ना बिन बुलाए मेहमान। सुना है ना आप लोग, ये हिंदी मूवीज में बोलते हैं कि बिन बुलाए मेहमान की तरह हम लोग टपक पड़े। एग्जैक्टली, बट ये प्रावधान था, ठीक है। बिन बुलाए मेहमान को भी खाना खिलाया जाएगा। उसी तरह मून स्टार मशीन्स लिमिटेड ने अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये बोल के रखा था कि अगर कोई पेमेंट पहले भी कर देता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सो इन व्यू ऑफ द ऑथराइजेशंस गिवन बाय दिस आर्टिकल, ठीक है, मून स्टार मशीनरीज लिमिटेड is permitted to accept the advance amount received on unpaid calls from Anand। In other words, this is a valid transactions। ये एक वैलिड ट्रांजैक्शंस माना जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझे सर, कंपनी का बिजनेस लीगल वे में कैसे चलता है, ठीक है। कॉर्पोरेट बिजनेस कैसे चलता है, नॉट जस्ट कॉर्पोरेट बिजनेस, इवन नॉर्मल बिजनेस भी सिमिलर प्रावधान में चलता है। बट हाँ, उनके केस में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। कंपनी लॉ में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है, बिकॉज वो बड़े बड़े अमाउंट से काम करते हैं और बहुत सारे लोगों का पैसा या इंटरेस्ट उस पर होता है, ठीक है। तो अगर आप ये सब चीजों का गहराई को समझोगे तो जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में काम करोगे, ठीक है, आपको बहुत हेल्प होगा सर। क्योंकि चाहे आप बिग फोर में जाओ, कोई भी चार्टर्ड फर्म में जाओ, आप देखोगे वहां पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ काम करने का मौका मिलता है। चार्टर्ड फर्म हो, कॉस्ट फर्म हो, ठीक है। आजकल चार्टर्ड फर्म में भी कॉस्ट अकाउंटेंट अपना ट्रेनिंग करता है, ऐसा भी प्रावधान है। सो देयर आर वेराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट। सो जब आप लोग काम करोगे सीएस फर्म में तो ये सब होता ही रहता है। तो आपको ना ये सब अगर आप पहले से अच्छे से इस चीज को समझोगे तो आप ट्रेनिंग के टाइम पे आप बहुत आगे रहोगे। वैसे ही मेरा पर्पस होता है कि आप ऑलवेज अपने आप को एक गुड नॉलेज के साथ सामने रखो, ठीक है। अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव है, एग्जाम रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपको फॉलो करेगा। इसलिए कहा जाता है सर, प्रोसेस फॉलो फॉलो करो प्रोसेस को, रिजल्ट विल ऑटोमेटिकली फॉलो यू, ठीक है। सो इसीलिए प्रोसेस को फॉलो करो, रिजल्ट को नहीं, रिजल्ट अपने आप आएगा। ओके, आगे देखे सर, ठीक है। अच्छा, कोरिएंडर मसाला, अरे वाह, कोरिएंडर मसाला नाम बड़ा सुंदर दिया सर, कितना सुंदर नाम है। कोरिएंडर मसाले लिमिटेड, कोई अपना बिजनेस का नाम सोच सकते हो या किसी को रिकमेंड कर सकते हो। कोरिएंडर मसाले लिमिटेड हैज इशूड 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, ठीक है। सर ये ऐसा नहीं कि आप लोगों को ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि ऐसा सिर्फ एग्जाम्पल में होता है। तभी तो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज दिखाता रहता हूँ कि जो मैं आपको बताता रहता हूँ ऐसा रियल में होता है। इवन जो मेरा स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें भी ये रेगुलर लाइफ में पढ़ना पड़ता है। ये सब क्या है, प्रॉस्पेक्टस। इस प्रॉस्पेक्टस को ओपन करो, आपको सारा डिटेल्स मिलेगा, आपको सारा डिटेल्स मिलेगा कि कितना शेयर कितना इशू करना चाह रहा है। यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन रियल लाइफ। सो ऐसा समझने का कोई मतलब नहीं है कि सिर्फ एग्जाम्पल, जैसे स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में हम लोग सोचते हैं ना कि आई थिंक सारा चीज किताब में ही लिखा हुआ है। नहीं सर, किताबी बात नहीं है। ये देखो, ये ई मुद्रा ट्रस्ट डिलीवर्ड ई मुद्रा लिमिटेड, इसका डिटेल्स दिया है। और यहाँ पर देखो, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल, कितना बोला, फ्रेश इशू अप टू इक्विटी शेयर एग्रीगेटिंग 1610 मिलियन का शेयर इशू कर रहा है, ठीक है। और ऑफर फॉर सेल में करीब 98,35,394 इक्विटी शेयर ओएफएस कर रहा है, ऑफर फॉर सेल कर रहा है, ठीक है। तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस थिंग्स। और एक एक शेयर का कितना दाम भी रख रहा है, इसका भी डिटेल्स यहाँ पर दिया है। ई मुद्रा लिमिटेड का कितना दिया है,
243 से 256 के बीच में बैंड प्राइस रखा है। तो ये सब लीगली काम होता है सर। और मजा का बात है सर, ये जो मैंने आपको शो किया ये क्या है, ये जो मैंने आपको दिखाया ये क्या है, प्रॉस्पेक्टस। और ये प्रॉस्पेक्टस किसके बेसिस में बना हुआ है सर, सेक्शन 32 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्यों ये सब चीजें आपको सिर्फ एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए, ये सब रियल लाइफ फैक्ट समझना चाहिए। देखो अगर आप आज ये एग्जाम्पल अगर आप समझ जाते हो, इसका मतलब जब रियल लाइफ में अगर आपको कोई बोले कि भाई आईपीओ पढ़ के सुना, ठीक है, और उसका मतलब बता, ठीक है, आप घबराने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर, हाँ, क्योंकि आप जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हो अभी वो एक्चुअल में रियल लाइफ में इसी तरह का चीजें होता रहता है। हाँ, थोड़ा डिटेल्स पढ़ने का आदत इसीलिए डालने के लिए बोलता हूँ सर। और ऐसे कोई एक्स्ट्रा नहीं है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, सारे के सारे इंस्टीट्यूट रिकमेंड भी करता है अपने स्टूडेंट्स को कि आप लोग ये सब चीजों के साथ एड पर हो जाइए। कोरिएंडर मसाले लिमिटेड, इसने कितना शेयर इशू कर रहा है सर, 10 लाख। 10 लाख है ना सर, 10 लाख शेयर। स्टेन ईच ऑन which 6 per share has been called till allotment and first and final call। ठीक है, इतना इशू कर लिया, कम से कम इतना कॉल कर लिया। 10% में से आउट ऑफ 10 6 कॉल्ड अप हो चुका है। ड्यू कितना है अभी भी, अनकॉल्ड कितना है, ड्यू को नहीं बोलते अनकॉल्ड बोलते हैं ना, 4 अनकॉल्ड है। तो 4 is yet to be made। रीना, a shareholder, holds 10,000 shares on which she has paid whole of 10 per share। ठीक है, in the upcoming extraordinary general meeting of the company she wants to exercise her voting rights as the owner of fully paid up shares। बात समझे, कोरिएंडर ने कॉल किया 6%, लेकिन रीना ने 10% पेमेंट करके रखा, मतलब उसने अपना पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया। अब बोला जा रहा है कि अपकमिंग ईजीएम, जब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आने वाला है, ठीक है सर, कंपनी का रियल लाइफ में ये रहा, आप चेक कर सकते हो, इवन कंपनी के साइट में जाके भी चेक कर सकते हो, या फिर जो मार्केट रिलेटेड साइट्स है वहां पर जाके भी आप ईजीएम का डेट देख सकते हो। ये देखो, दिखाई दे रहा है ना सर, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग, ठीक है। ये देखो लेटेस्ट में रिलायंस का जो जनरल मीटिंग लास्ट हुआ था वो हुआ था सर 7 फरवरी 2022 को। ठीक है, ऐसा आप किसी और कंपनी का भी सर्च करो, कॉर्पोरेट एक्शंस में जाके मनी कंट्रोल में आपको मिल जाएगा सर। ठीक है, यू विल फाइंड एवरीथिंग। ठीक है, हर चीज प्रैक्टिकली देखा जा सकता है। अब सवाल ये उठता है, रीना क्या बोल रहे हैं सर, रीना चाहते हैं कि वो एक ईजीएम में ये बताए कि एक्सरसाइज द वोटिंग राइट्स एज द ओनर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स, लेकिन कंपनी ने तो कॉल ही नहीं किया। सर क्या वो फुल्ली पेड अप शेयर्स का मतलब वोटिंग राइट्स ले सकता है, फुल्ली पेड अप शेयर्स बनने का वोटिंग राइट्स तो ले सकता है क्या, बोलो। नो। नहीं ले सकता ना सर, बिकॉज एडवांस पेमेंट के लिए वोटिंग राइट्स नहीं आता है सर, है ना। लेकिन एडवांस पेमेंट ट्रांजैक्शंस वैलिड है कि इनवैलिड है, वैलिड। ट्रांजैक्शन वैलिड है। थैंक यू सर। बस इसी तरह से सोचो, द कंपनी कैन नॉट परमिट हैज her as she does not have voting rights in respect of the advance amount paid by her in respect of first and final count। The restriction will continue till the amount is duly called up by the company। जब तक कंपनी कॉल नहीं कर लेता, जब तक कंपनी कॉल नहीं कर लेता तब तक ये वोटिंग राइट्स उन पे नहीं आएगा, फुल्ली पेड अप का जो वोटिंग राइट्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है सर। आई थिंक सेक्शन 47 48 49 क्लियर हुआ सर। 50 है ना, 50 51 सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग कवर किए हैं सर। अभी बात करते हैं सर इशू ऑफ शेयर प्रीमियम और डिस्काउंट। तो ये चीज बचपन से पढ़ते थे कि सर शेयर को प्रीमियम में इशू किया, 10 का शेयर 12 में इशू किया, 10 का शेयर 9 में इशू किया, बढ़िया है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब क्यों करता है प्रीमियम में इशू, प्रीमियम तो सर आज के डेट में 10 का 12 क्या होता है, 10 का आपको दिखा मैंने कितना, ये सारा का सारा शेयर प्रीमियम में है। ये जितना लंबा लिस्ट आप देख रहे हो ना, these all shares are in premium। अदानी विल्मर, ठीक है, रुचि सोया, उमा एक्सपोर्ट्स, वरंदा लर्निंग, हरिओम पाइप्स, कैंपस एक्टिवायर, LIC, सारे के सारे सब प्रीमियम लेवल पे चल रहा है। बेसिकली मार्केट रिलेटेड प्राइस और उसके ऊपर उसका प्रीमियम, तो एक्चुअली वो प्रीमियम ही है। अब क्वेश्चन इज दैट कि सर मार्केट तो प्रीमियम वैल्यू डिमांड करता है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा नॉर्मल वे में प्राइवेट कंपनी लेवल में बात करूं, सारा बात स्टॉक मार्केट रिलेटेड करने से
आप कनेक्ट शायद नहीं कर पाओ, बट नॉर्मल मार्केट में, प्राइवेट कंपनीज में एकदम बेसिक लेवल में ही बात हो जाती है कि भाई 10 का शेयर है, ठीक है, 2 टका प्रीमियम करके 50,000 शेयर, जितना शेयर होल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से डिसीजन लिया जाता है। अब आप देखो यहाँ पर प्रीमियम और डिस्काउंट जो आप लोग बचपन में अकाउंट्स करते थे, सेक्शन 52 55, अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देखो ये एफएम का पार्ट है, ठीक है। ये जो मैं आपको बीच बीच में यहाँ ये सब चीज़ दिखाता रहता हूँ, फाइनेंशियल दिखाता रहता हूँ, क्यों दिखाता रहता हूँ? क्योंकि ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। ये जो रेवेन्यू, ईबीआईटी, डीए, पीबीआईटी, पीबीटी, नेट इनकम, ईपीएस, टीपीएस, क्या है ये सब? दीज आर फाइनेंस। जो लोग ऑलरेडी फाइनेंस का क्लास स्टार्ट कर चुके हो, ठीक है, जैसे ये नॉर्मली सीए के ग्रुप 2 में है, सीएमए में भी ग्रुप 2 में है, सीएस के केस में इसको रिसेंट लेवल में ग्रुप 1 में रखा गया, बट पुराने सिलेबस में ग्रुप 2 में है, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल में। और फाइनल में भी एसएफएम के नाम पे सीएसईएमए को पढ़ाया जाता है, मतलब और एडवांस लेवल, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम। सो पॉइंट इज दैट एफएम तो जरूरी है, बिना एफएम का कुछ भी संभव नहीं है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मस्ट। So under the concept of financial management, there is a concept of fair value of the share. A fair value of a share may be equal to or less than or more than of its face value. फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहता है कि कंपनी का शेयर का फेयर वैल्यू, मतलब जो उसका ओरिजिनल दाम होना चाहिए, एक फेयर दाम, ठीक है, होना चाहिए। फेयर वैल्यू एज पर एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर मे बी इक्वल टू, लेस देन और मोर देन ऑफ इट्स फेस वैल्यू। अगर कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, अगर मैं बड़ा कंपनी का बात करूं तो ज्यादातर केस में देखोगे कि फेस वैल्यू 10 है बिग कंपनीज, बट अगर आप बहुत सारे स्मॉल कंपनीज भी हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में सारा डेटा मिल जाता है, इसीलिए मैं स्टॉक मार्केट डेटा से आपको बहुत इजीली शो कर देता हूँ कि भाई देखो यहाँ पर ऐसा हुआ है। जैसे इफ यू लुक एट हियर, अगर आप कंपनी के वैल्यूएशन में जाएंगे हम, तो आपको मैं दिखाता हूँ रिलायंस का, ये रिलायंस का ही डेटा है मेरे सामने अभी। देखो ज्यादा इधर उधर जाने का फायदा नहीं है अभी, बस पॉइंट को समझाने के लिए जितना जरूरी है मैं बता रहा हूँ। मुझे आपको अभी शेयर मार्केट पढ़ाने का कोई इच्छा नहीं होता, क्योंकि मैं सुबह सारा दिन सिर्फ शेयर मार्केट ही चिल्लाता रहता हूँ, मतलब एवरी मॉर्निंग सर शेयर मार्केट का ही क्लास होता है। सो मैं बस आपको जितना लॉ को समझने के लिए जरूरी है उतना बताने का कोशिश करता हूँ। जस्ट लुक एट हियर, कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, दिखाई दे रहा है सर? बुक वैल्यू पर शेयर बता रहा है 1255, नहीं ये ऑलमोस्ट फेयर वैल्यू है। तो फिर ये क्या चलता है सर? इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है, ये मार्केट वैल्यू। ये भाई आप अगर रिसर्च करोगे, अगर आप थोड़ा सर्वे करोगे, आपको ऐसा कंपनी में मिलेगा जिसका शेयर का दाम 10 टका फेस वैल्यू है और शेयर उसके भी नीचे दाम पे बिक रहा है। देखना चाहोगे? हाँ, मतलब रिलायंस जैसे शेयर देख के স্যার এটা आपको ভ্যালুয়েশন কিভাবে হয়? सर ये लंबा प्रोसेस है, इसके लिए जब आप लोग फाइनेंस पढ़ोगे या फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ोगे तब मैं आपको शेयर वैल्यूएशन सिखा सकता हूँ, ठीक है। इट्स रियली अ बिग प्रोसेस, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट का पूरा एक बड़ा सा एरिया है जिसके बेसिस में ये शेयर वैल्यूएशन को निकाला जाता है सर। फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अभी आप इस पे मेरे को बिल्कुल मत घसीटो, क्योंकि मुझे लॉ बहुत डिटेल्स पढ़ाना है। ओके सुरजीत, ठीक है। शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस में ये पढ़ाने का मुझे मौका मिलता है, एज वेल एज फाइनल लेवल एफएम में इसका जगह है। मैं इंटरव्यू में भी बता देता हूँ ऐसे। जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस का अगर मैं डेटा आपके सामने दिखाने का कोशिश करूँ, शायद आपको थोड़ा समझ में आए। तब एक तरफ आपको मैं एक रिलायंस दिखाया, दूसरी तरफ आपको मैं एक दूसरा रिलायंस दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अनिल अंबानी का रिलायंस है, जो कंपनी ऑलरेडी एक दिवालिया कंपनी बन चुका है। लुक एट सम, मुझे कुछ नहीं, मुझे बस लॉ को प्रूव करना होता है, ठीक है। जो लॉ बोलता है क्या ऐसा वास्तव में देखने को मिलता है, और कोई इरादा नहीं है, ठीक है। कहाँ चला गया सर? रिलायंस कम्युनिकेशंस का करंट शेयर प्राइस क्या है? ये अभी बैंकरप्सी कैटेगरी में चल रहा है, ठीक है। इसका बैंकरप्सी प्रोसेस चल रहा है, पता नहीं वापस कभी वो उठ पाएगा कि नहीं। चांसेस तो है नहीं सर। 2 टका 40 पैसा शेयर पे ट्रेड भी नहीं होता।
लेकिन कभी 400, 500, 700, 800 में भी बिकता था। लेकिन 2 टका 40 पैसा सर, है। और हाँ बोलो सर। ये अभी तक लिक्विडेशन के लिए नहीं गया। सर ये बैंक में केस चल रहा है, लिक्विडेशन प्रोसेस में है, समय लगता है सर, बहुत लंबा प्रोसेस है। अभी कोर्ट केसेस चल रहा है, बैंकरप्सी प्रोसेस में है ये, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेशन रहेगा इसका। ठीक है। तो देखो सर, मैं बस आपको क्या दिखाना चाहा, फेस वैल्यू से कम दाम में भी मार्केट में फेयर वैल्यू हो सकता है, फेस वैल्यू से ज्यादा दाम में भी मार्केट में दाम हो सकता है। बस ये कारण के लिए मैंने आपको ये शो किया। ओके। इसमें मैंने स्टॉक मार्केट थोड़ी सिखाया आपको, स्टॉक मार्केट सिखाने का प्रोसेस अलग है। जैसे मुझे सुभोजीत ने अभी जो पूछा, ये सर वैल्यूएशन कैसे होता है, ये फंडामेंटल एनालिसिस है सर, शेयर का वैल्यू डिसीजन कैसे लिया जाता है। ठीक है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस का एक कॉम्बो मोड है। ठीक है। नॉर्मली फाइनल में थोड़ा मौका मिलता है आपको सिखाने का, ऑब्वियसली शेयर वैल्यूएशंस का, अकाउंट्स का नॉलेज प्रॉपर होना और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी नॉलेज होना प्रॉपरली, तब जाके आपको ये वैल्यूएशन सीखने को मिलेगा। ठीक है। फिलहाल तो आगे बढ़े सर लॉ में। हाँ सर, हाँ बोलो सर। एक पॉइंट थोड़ा मुझे ऐसा समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, इशू से रिलेटेड ही है। बोलो जैसे सर। हम लोग फेस वैल्यू तो मतलब एक स्टैंडर्ड फेस वैल्यू तो हम लोग 10 ऐसा पता है ना। हाँ तो सर। जब जब हम लोग का कोई भी प्रोस्पेक्टस आता है तो उस पे एक बैंड वाइड फिक्स किया जाता है, एक सर्टेन अमाउंट से लेके सर्टेन अमाउंट तक। तो अपर यस सर। बैंड प्राइस जो होता है हम लोग जी। उसको ही बोलते हैं कि वो ही इशू प्राइस है, अपर बैंड प्राइस को यस ना। यस यस सर, तो यस सर। जब उसके ऊपर होता है तो लिस्टिंग गेन जो होता है हमारा, हम्म वो हम्म वो हम्म वो भी कंपनी का पूरा प्रीमियम में आ जाता है। लेकिन जब लिस्टिंग मतलब डिस्काउंट पे लिस्ट हो गया तो हम्म। वो फिर उसके लिए फेस वैल्यू पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता ये। नहीं सर, कंपनी अगर वो डिस्काउंट में हुई तो फेस वैल्यू के ऊपर बेस करके हुआ है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो तुमने जो मुझे सवाल किया, अगर मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाऊं, जैसे मानो कि LIC, ठीक है, LIC डिस्काउंट में आया था सर, लिस्टिंग गेन तो नहीं दिया था। ठीक है, 949 का शेयर का इसका दाम आया था वैल्यूएशन करके, बट मार्केट में जब लिस्टेड हुआ था तो 800 850 में आया था। तो ये ऑलरेडी सर प्रीमियम में ही इशू हुआ है, और अगर इसका दाम, इसका अगर आप मार्केट में अगर आप इसका फेस वैल्यू चेक करोगे तो आई थिंक 10 टका होगा मे बी। ठीक है, तो 10 के ऊपर जितना होगा सारा प्रीमियम ही है। तो ये डिस्काउंट इशू नहीं है सर। अगर फेस वैल्यू से भी कम दाम में इशू होता तो उसे डिस्काउंट इशू होता। समझ में आया ना सर। मत, और इस, हाँ मतलब बोलो। ये मतलब इसका जो फेस वैल्यू से लेकर जो इशू प्राइस तक का जो प्रीमियम है कंपनी का, अगर हाँ हाँ डिस्काउंट हाँ। भी हुआ तो वो प्रीमियम से लॉस ऑन लिस्टिंग करके ही जाएगा ना सर। हाँ, वो लॉस ऑन लिस्टिंग नहीं है कंपनी के लिए। लिस्टिंग तो लिस्टिंग मतलब कंपनी के लिए लॉस नहीं है सर, वो तो शेयर होल्डर के हाथ में लॉस है। ठीक है। कंपनी को जितना भी मिला है, ठीक है, कंपनी को तो शेयर ट्रेडिंग के बेसिस में शेयर का दाम इधर उधर हो जाता है, बट कंपनी को तो उतना ही मिलता है जितना इसका शेयर का दाम है। क्योंकि अब शेयर का दाम गिर इसलिए जाता है क्योंकि ये अलग प्रोसेस में शेयर का दाम, तो मार्केट में जो शेयर का डिमांड सप्लाई होता है उसके ऊपर कंपनी को तो इतना ही मिलता है सर, 949 करके ही तो आप कंपनी को पे करते हो। करते भी नहीं करते। मानो कि इसका फेस वैल्यू 10 यस है, सर। जब तुमने LIC के लिए अप्लाई किया तुमने कितना पे किया, 949 ना पे किया। लेकिन पेमेंट करने के बाद आपको पता चला कि भाई शेयर का दाम 949 की जगह 949 क्रॉस करके आगे जाने के बजाय 850 में चल रहा है। ठीक है। तो ये इसके साथ प्रीमियम का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं काम करता सर, ये तो मार्केट स्ट्रक्चर है, ये शेयर का फ्लक्चुएशन है। ठीक है, अगर मैं LIC का ही आपको दिखाऊं आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अभी तो बहुत ज्यादा लॉस में चल रही है, तो मार्केट फ्लक्चुएशंस के कारण LIC यहाँ पर है। ठीक है। इसके इसका इफेक्ट प्रीमियम में नहीं पड़ता है। प्रीमियम वो तो जितना उसका कलेक्शन हुआ था वो उसका प्रीमियम अकाउंट में चला गया। ठीक है। अब बिजनेस का जो वैल्यूएशन है शेयर मार्केट में, जो इसका ग्रोथ है, मतलब जो ओवरऑल मार्केट कैपिटल है, ठीक है, जो वैल्यू बढ़ता है गिरता है, उसमें इफेक्ट पड़ेगा इसका। ठीक है। लेकिन जितना उसका प्रीमियम वैल्यूएशन है वो प्रीमियम वैल्यूएशन में भी बाद में कैलकुलेशन में गिर जाएगा, बट ओवरऑल मतलब डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है। मतलब फेस वैल्यू से ऊपर तो है ना सर, तो मतलब वो प्रीमियम कलेक्ट तो करेगा ही। ठीक है। अब मार्केट में आने के बाद उसका ट्रेड होके वो
900-950 की जगह 800 में चला गया, 700 में चला गया, ये शेयर होल्डर के हाथ में लॉस है। हाँ, कंपनी का भी लॉस है क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन कम हो जाता है। कंपनी का लॉस है वो मार्केट वैल्यू कम होता है सर, बुक वैल्यू में चेंजेस टाइम टेकिंग प्रोसेस है सर। समझ में आ रहा है सर? बुक वैल्यू में जो चेंजेस होना है ना वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो उतना मार्केट में क्या हुआ उसका इफेक्ट फटाक से कंपनी में नहीं आता है कभी भी। স্যার তাহলে প্রিমিয়াম কি ডিমান্ডের উপর বেস করে হয়? हाँ, मतलब टू मच इतना जो मार्केट प्राइस होता है ये डिमांड के ऊपर, कंपनी के बिजनेस के वैल्यूएशन के ऊपर, ये सर लेंदी प्रोसेस है, मैं बताऊंगा कभी फाइनेंस में बताऊंगा सर, डोंट वरी। ठीक है, कि आप एक कंपनी का शेयर का कितना ज्यादा दाम सोच सकते हो, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू माना जाता है, एक्चुअल वैल्यू कितना है, मार्केट में कितना जा रहा है या कितना जाना चाहिए। कभी कभी ओवर वैल्यूड हो जाता है, कभी कभी अंडर वैल्यूड हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। अभी मैं अगर चर्चा कर सकता हूँ, अगर मैं इस चर्चे में चले जाऊँ तो सर लॉ बहुत सारा चीज मुझे बताना देरी हो जाएगी, तो प्लीज मुझे इधर मत खींचो। ठीक है, तो अभी बस मैं आपको पॉइंट समझाने के लिए कि ये जो पॉइंट लेस देन मोर देन इट्स फेस वैल्यू, इसको समझाने के लिए मैंने आपको दो एग्जांपल दिया। आप आई थिंक इतना जो दिया मैं आपके लिए क्लियर है सर। सो इफ ए शेयर इज इशूड टू द न्यू इन्वेस्टर्स एट ए प्राइस लोअर देन द फेयर वैल्यू, if a share is issued to the new investors at a price lower than the fair value, then the existing shareholders are likely to make an objection. अगर कोई शेयर इस इश्यूड किया जाता है न्यू इन्वेस्टर्स को जो फेयर वैल्यू से भी कम दाम में है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है में भी ऑब्जेक्शन कर सकता है ना, कि भाई आप फेयर वैल्यू से भी कम दाम में कैसे इशू कर रहे हो, क्योंकि मेरे को तो इतना इससे ज्यादा दाम में मिला था। ठीक है, so also issuing a share at a value more than or less than the fair value may have adverse consequence under the Income Tax Act or under Foreign Exchange Management Act. ठीक है, तो ये भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। ठीक है, कि भाई कंपनी क्या अपने फेयर वैल्यू से भी कम दाम में किसी को इशू कर सकता है, तो ये सब्जेक्ट टू डिस्कशन से जिसका इनकम टैक्स में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में इफेक्ट पड़ता है। तो बेसिकली इतना डिटेल्स में अभी नहीं जाओ, बस इतना समझो व्हेन ए कंपनी इशूज अ शेयर्स एट अ प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू, द शेयर्स आर सेड टू बी इशूड एट अ प्रीमियम। बस यही मैं बताने का कोशिश करूँ कि जब भी कोई कंपनी, जैसे कि मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस का करंट मार्केट प्राइस फेस वैल्यू, अगर आज की डेट में कोई रिलायंस का कम्युनिकेशंस का शेयर खरीदता है तो 2.40 में खरीदेगा, जहां फेस वैल्यू 5 चल रहा है, तो ये बिल्कुल डिस्काउंट है ना, मतलब मार्केट के कारण ही डिस्काउंट है। लेकिन अगर कोई रिलायंस खरीदने जाएगा, या फिर जैसे एलआईसी के केस में मैं आपको समझा रहा था कि एलआईसी जब मार्केट में आया था 3-4 महीने बैक में, तब एलआईसी 949 में आया था, और अगर आप चेक करोगे तो शायद आपको 5 या 10% ही रिलायंस एलआईसी का फेस वैल्यू देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू से जितना ज्यादा दाम पे मार्केट में प्राइस को इशू किया जाएगा वो उसका प्रीमियम है। जैसे मैंने आपको रिलायंस का एक दिखाया ना कुछ देर पहले एजीएम में कि 311 टका प्रीमियम वैल्यू दे रहा है। यस, 3 टका का फेस वैल्यू था 2021 में, 2021 में, और 311 प्रीमियम देने के लिए, और उसका कॉल किया था रिलायंस। एकदम बड़ा सिंपल सा था। तो प्रीमियम का मतलब है when a company issues shares at a premium price higher than face value, higher than face value. The shares are said to be issued at a premium and the differential amount is termed as, ठीक है। अब चलो और भी पॉइंट है, बताते हैं आपको। पहले थोड़ा सिंपल सिंपल समझो, फिर जैसे जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट एक्सपर्टीज लगाओगे ना, आप लोग और भी समझ जाओ। The shares having face value of ₹10 is issued at a price of 14. The amount over and above the face value is 10 is called premium. तो फिर यहाँ पर 10 + 4 4 प्रीमियम। Where the issue price is lower than the face value of shares, such issue shares is regarded as being issued at discount, and the differential amount is known as discount. And you know these things. A share having face value of ₹5 is issued at a lower price of 4. The differential amount 1 is known as discount, which is being allowed by the company. Ekdam. There are precautionary provisions covered in section 52 and 53 for both these scenarios, premium as well as discount, to safeguard the issuer company at its shareholders. ठीक है, उसके लिए सेक्शन 52 एंड 53 में कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्रिकॉशनरी सेफगार्ड करने का क्या प्रोविजंस है, आगे बढ़ाते हैं सर, समझ में आ जाएगा। देखो, एप्लीकेशंस ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करने के टाइम पे कंपनी को जितना प्रीमियम मिलता है, कंपनी उस प्रीमियम को क्या करता है। वेयर ए कंपनी इशू शेयर्स एट ए प्रीमियम,
whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to securities premium account. ठीक है, कंपनी को जो भी मिलेगा वो कंपनी कहाँ ट्रांसफर करेगा सर? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, समझाता हूं मैं इसका रूल क्या बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा कंपनी किस तरह से मैनेज करेगा। Further, the provisions of the Companies Act 2013 relating to reduction of share capital, which are very stringent, मैं आपको आगे बताता हूँ कि reduction of share capital क्या होता है, of a company shall except as provided in this section apply as if the security premium account or paid up share capital of the company, as if the security premium account were the paid up share capital of the company. ठीक है, तो ये थोड़ा अलग बात है, बट कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट सर कि जब कंपनी अपना एक्स्ट्रा प्रीमियम वैल्यू ले लेता है ना सर, आप समझ रहे हो, 3% फेस वैल्यू था, 311 प्रीमियम मांग रहा है रिलायंस, अभी आपने देखा, तो प्रीमियम मांग के क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा एसपीए में, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। फर्दर प्रोविजंस भी है कंपनी से रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कंपनी अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, आपका कंपनी एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन, इसमें नहीं बोला अप्लाई एज ए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल अकाउंट है तो फिर उसमें भी कनेक्शन बन सकता है, लेकिन फिलहाल प्रीमियम पे ध्यान दो। ठीक है, फिलहाल प्रीमियम पे ध्यान दो। एक के अंदर बहुत सारा चीज कनेक्ट करके बात किया जाता है, बट हर एक पॉइंट को एक साथ समझने जाओ तो दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा पॉइंट पे बात करते हैं। Applications of security premium account, the securities premium account may be applied by the company, कहाँ कहाँ कर सकता है नहीं। ठीक है, towards the issue of unissued shares, अगर कंपनी ने कोई शेयर इशू नहीं किया वो पैसा से वो न्यू शेयर इशू कर सकता है। towards the issue of unissued shares of the company to the members of the company as fully paid bonus shares। ठीक है, मतलब कंपनी बोनस शेयर भी इशू कर सकता है, कंपनी बोनस शेयर भी इशू कर सकता है, बिल्कुल। इन राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी का एक्स्ट्रा प्रीमियम भर गया है तो कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस किया था या शेयर इशू करने से पहले जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किया था उसको धीरे धीरे राइट ऑफ कर सकता है, मतलब एडजस्ट कर लेगा। इन राइटिंग ऑफ एक्सपेंस ऑफ द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर ऑफ द कंपनी, जो मैं आपको बोला कि कंपनी अपने शेयर इशू करने के टाइम पे जो कमीशन देता है, आपको मैं ये लास्ट दिन शो कर रहा था सर, प्रैक्टिकली दिखाया था मैं आपको कि कंपनी शेयर इशू करने के टाइम पे कैसे कमीशन प्रोवाइड करता है, कैसे। इसके लिए मैंने आपको एक प्रॉस्पेक्टस दिखाना पड़ेगा, ये देखो, जैसे कि ई मुद्रा, ये ई मुद्रा लिमिटेड में ये क्या कर रहा है, ये कुछ कंपनी यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये देखो सर, ये लोग कौन है, ये लोग कौन है, ये मैंने लास्ट दिन पिकाची में भी बताया था, IIFL सिक्योरिटीज, यस सिक्योरिटीज, इंडोरियंट, क्या कौन है ये लोग सर? सर इनको कहते हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर, समझो सर, लॉ है एकदम, बिल्कुल लॉ है। ठीक है, इनको कहते हैं बुक रनिंग लीड मैनेजर, इन्हें मार्केट बैंकर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनको क्या, इनका क्या काम है, ये मार्केट से कंपनी को पैसा रेज करके देगा और बदले में कमीशन लेगा, तो ये बहुत खर्चा करता है, बहुत कमीशन देना पड़ता है इनको, इवन इनका रिस्क भी बहुत है, कंपनी मार्केट से एक आध पैसा नहीं देता, 500 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 7000 करोड़, कंपनी के डिटेल्स पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, चाहोगे तो ये देखो डिलीवरी लिमिटेड मार्केट में आना चाहता है, एक डिलीवरी कंपनी है, देखो कितना शेयर लाना चाहता है फ्रेश इशू, 4000। अब इसका प्रोस्पेक्टस निकालो, आपको पता चलेगा कि 4000 करोड़ इशू रेज करने के लिए कितने सारे मार्चेंट बैंकिंग कंपनीज या बुक रनिंग लीड मैनेजर को कंपनी हायर करता है, और वो लोग क्या करेगा, ये 4000 करोड़ का पूरा रिस्क लेता है, उसको मार्केट करना, उसके मार्केट के उसके बारे में लोगों को बताना, न्यूज चैनल में बताना, ठीक है, फिर लोगों के अंदर कॉन्सेप्ट क्रिएट करना और फिर मार्केट से पैसा रेज करना। सर अगर शॉर्टफॉल होता है तो अकाउंट्स करोगे इसका, अंडर राइटर्स, अकाउंटिंग फॉर अंडर राइटर्स में आप इसका डिटेल्स अकाउंटिंग प्रोसेस सीखोगे, जहां पर अगर बाई चांस कंपनी मतलब वो मतलब ये मार्चेंट बैंकिंग कंपनी से अगर फेलिडिटी होता है, उनको खरीदना पड़ता है, कोई अरे गहरे नत्थु कह रहे ऐसा काम बिजनेस नहीं कर सकता, जिनके पास बहुत पैसा हो ऐसा कंपनी कर सकता है। तो यही बताया गया सर, इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ एनी डिबेंचर ऑफ द कंपनी, उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज किया जा सकता है। फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, बायबैक, मैं आपको बोला था बायबैक ऐसे आगे आएगा, बायबैक के बारे में फर्दर चर्चा होने वाला है, सेक्शन 68,
तब मैं आपको बात करूंगा बाई बैक ऑफ शेयर्स। कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से बाई बैक कर लेता है, तो उसके लिए कंपनी को बहुत पैसा चाहिए होता है सर। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा को कंपनी किस तरह से यूज कर सकता है, समझ में आ रहा है सर। प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज आर परमिटेड टू अप्लाई सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये भी बोल दिया कि कौन कौन सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए अप्लाई करेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में भी अप्लाइड बाय सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for such class of companies. Accounting standard जो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में लगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप करते हैं, ठीक है। और कंपनीज सच क्लास ऑफ कंपनीज अंडर सेक्शन 133 के हिसाब से जिन कंपनी को मेंशन किया है, ठीक है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, सिर्फ वही सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बना सकता है, मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इन पेइंग ऑफ अनइश्यूड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, क्या करेगा, अनइश्यूड इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी को पे करना टू बी इश्यूड टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। ऑलरेडी मैंने जो बताया इस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कस। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट बोला सर सेक्शन 53 में, सेक्शन 53 में प्रोहिबिशंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, प्रोहिबिशंस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ऑन एट डिस्काउंट क्या होगा, देखो सर। A company is prohibited from issuing shares at discount if it does not follow the provisions of section 53. According to section 53 subsection 1, a company shall not issue shares at a discount except as provided in section 54. Section 54 contains provisions for issue of sweat equity shares. Section 54 contains the provisions of sweat equity shares. Sweat equity share किसके लिए है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। मैं समझाता हूँ, अगर वो सेक्शन 53 फॉलो नहीं करेगा, 54 फॉलो नहीं करेगा, तो डिस्काउंट भी इशू नहीं कर सकता, ठीक है। तो जैसे एक्सेप्शंस 53 सबसेक्शन 2 स्टेट दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 2 ए कंपनी में इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट टू इट्स क्रेडिटर्स। कंपनी, देखो सर यहाँ पर और भी एक पॉइंट बोला है 53 सबसेक्शन 2A, ये एक्सेप्शन पॉइंट है कि डिस्काउंट में नॉर्मली नहीं कर सकता सब हर केस में, बट देयर मे बी सम सिचुएशंस जब कंपनी को शेयर इशू करना पड़ता है, किसको, अपने क्रेडिटर को। सर क्रेडिटर को कब इशू करना पड़ता है जानते हो, जब कंपनी अपना क्रेडिटर का डेब्ट चुकता नहीं कर पाता, तब डेब्ट होल्डर को, मतलब क्रेडिटर को, जिनसे कंपनी क्रेडिट में सामान लेके बेचा था, उनको कंपनी अपना शेयर देगा। तो जाके कंपनी जब लिक्विडेट होता है, तब जब कंपनी बंद होता है, तब अपने क्रेडिटर को भी शेयर होल्डिंग के हिसाब से पेमेंट करेगा, ठीक है। और इसके लिए गाइडलाइंस वगैरह प्रोवाइड करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, ठीक है। तो इट्स अ वेरी डिटेल्स डिस्कशन सर, ठीक है। Similarly, section 53 subsection 3, where any company fails to comply with the provision of section 53, such company and every officer who is in default, जो सेक्शन 53 के हिसाब से डील नहीं कर पाएगा, या जो भी मतलब ऑफिसर उसमें डिफॉल्ट करेगा, उनको पेनल्टी भी चार्ज किया जाएगा सर। कितना कितना पेनल्टी चार्ज किया जाएगा सर, जितना डिस्काउंट इशू करेगा, ठीक है। रेज थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट इशू करके आपने जितना पैसा रेज किया, ठीक है, उतना अमाउंट तो आपको फाइन चार्ज करेगा ही, या फिर 5 लाख टका अमाउंट है, या तो डिस्काउंट में तो 10 का शेयर 8 में इशू करके आपने जितना एक्स्ट्रा पैसा उठाओगे, ठीक है, या फिर 5 लाख, whichever is less, and the company shall also be liable to refund all monies received with interest at a rate 12% per annum from the date of issue of such share to the persons to whom such shares have been issued, ठीक है। मतलब जब कंपनी के पास डिस्काउंट में इशू करने का पावर नहीं रहेगा, ऐसे केसेस में अगर कंपनी डिस्काउंट में इशू करके पैसा रेज करता है, तो ये पेनल्टी का प्रोविजन उस पर लग जाता है। It is to be noted that the restriction mentioned in section 52 53 apply only in respect of issue of shares but not to the issue of any debt related products। ये शेयर पे लगता है, बट किसी तरह का डेट रिलेटेड प्रोडक्ट लाइक बॉन्ड्स पे, डिवेंचर पे जो लोन होता है सर, ठीक है, ठीक है, उस पे नहीं होता। उस प्राइसिंग इज मोस्टली गवर्न बाय YTM, यील्ड टू मैच्योरिटी में होता है। अब ये YTM क्या है सर, ये YTM आपको मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बताऊंगा। अगर किसी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आइडिया नहीं रखता है, तो ये YTM कैलकुलेशन करना पड़ता है। यील्ड टू मैच्योरिटी मतलब कोई पर्टिकुलर स्टॉक, सॉरी कोई पर्टिकुलर बॉन्ड या कोई पर्टिकुलर डिवेंचर जब मैच्योर होता है, तो वो कितना रिटर्न देने का पावर रखता है, ठीक है, उसे यील्ड टू मैच्योरिटी बोलते हैं। करेंटली मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ, बट जब आप धीरे धीरे फाइनेंशियल नॉलेज गैदर कर लोगे, ठीक है, तब आपको मैं मतलब डिटेल्स में आपको समझ में आ जाएगा, मतलब क्या चलता है YTM कैलकुलेट करके इन्वेस्टर कैसे डिसीजन लेता है,
ठीक है। तो ये था सर कि अगर किसी केस में इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, a company is prohibited from issuing shares at a discount if it does not follow the provision of section 53, ठीक है, और सेक्शन 54 अगर ये फॉलो नहीं होता है तो बाकी केस में जैसे स्वेट इक्विटी में कर सकता है, लेकिन 54 का कॉन्सेप्ट नहीं है, और नॉर्मल केस में कंपनी डिस्काउंट में इशू कर रहा है, ठीक है, किसी नॉर्मल रेगुलर केस में अगर कोई कंपनी शेयर को डिस्काउंट में इशू कर रहा है, इसका मतलब कंपनी को पेनल्टी भरना पड़ेगा, या फिर जो ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट रहेगा उन्हें भी पेनल्टी भरना पड़ेगा, और जो पैसा वो रेज करेगा डिस्काउंट में इशू करके वो सारा पैसा रिटर्न भी करना पड़ेगा, और वो भी 12% पर एनम इस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ डेट ऑफ इशू ऑफ सच शेयर्स टू द पर्सन टू whom such shares have been issued, मतलब जिनसे कंपनी सस्ता में पैसा उठाया था। सर समझ में आ रहा है? हेलो, बोलो सर। बुझा গেছে? Prohibitions of issue of shares at হ্যাঁ discount. স্যার। Okay sir. इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर 54 में बोला है, देखो स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है लॉ में, ठीक है, अकाउंट्स में भी स्वेट इक्विटी के ऊपर अकाउंटिंग कैलकुलेशंस भी होता है सर, ठीक है। The sweat equity shares are issued to keep the employees of a company motivated by making them partner in the growth of the company. देखो सर, कंपनी चलता है तो एम्प्लॉय के कारण, है ना, एम्प्लॉय खुश, कंपनी खुश, एम्प्लॉय मोटिवेटेड है तो कंपनी मोटिवेटेड है, एम्प्लॉय डिमोटिवेटेड, कंपनी डिमोटिवेटेड, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 में बोला गया है। द टर्म स्वेट इक्विटी शेयर मींस such equity share as are issued by company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value addition by whatever name called। मतलब स्वेट इक्विटी शेयर्स कंपनी उस एम्प्लॉय को देता है, उस डायरेक्टर को देता है, और बदले में कंसिडरेशन के थ्रू से कैश दे सकता है, ठीक है, अदर देन कैश, मतलब कैश को छोड़ के जो बेसिकली अपना नो हाउ देता है। नो हाउ मतलब जिनके पास नॉलेज है, कोई आइडिया है, कोई फॉर्मूला है, ठीक है, या फिर मेकिंग अवेलेबल राइट्स इन द नेचर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब समझ सकते हो, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीजों के बारे में नॉलेज रखना, ठीक है, कि भाई कोई फॉर्मूला है, जैसे आईफोन या फिर कोई भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हो, किसी भी तरह का बायोलॉजिकल फार्मूला हो, ठीक है, मेडिसिन मेडिसिन फार्मूला हो, बहुत तरह का नॉलेज होता है। तो कई बार क्या होता है कि किसी के पास नॉलेज है तो वो अपना नॉलेज कंपनी को शेयर करता है, तो बदले में कंपनी बोलता है कि अगर आप ये नॉलेज हमारे साथ शेयर करते हो तो कंपनी जो प्रॉफिट करेगा इसका इतना शेयर होल्डिंग आपको मिलेगा, ठीक है, जो अदर देन कैश, नॉन कैश में भी इसका कॉन्सिडरेशन होता है। कॉन्सिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, मतलब तुम हमें नॉलेज दो, हम तुम्हें कंपनी का बिजनेस का प्रॉफिट देंगे, ठीक है, या शेयर होल्डिंग देंगे, प्रॉफिट तो देंगे ही, ठीक है, साथ में शेयर होल्डिंग भी देंगे। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स section 54 mentions the provisions which need to be adhered by the company if it desire to issue sweat equity shares। sweat equity share issue करने का कुछ conditions होता है, ठीक है, मतलब मन हुआ इक्विटी शेयर इशू कर दिए ऐसा तो नहीं होता है सर, ठीक है, उसका कुछ प्रोविजंस होता है और उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 1 ए कंपनी में इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स ऑफ ए क्लास ऑफ शेयर इशूड इन द फॉलोइंग कंडीशंस। अगर फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल्ड हो तो कंपनी अपने एम्प्लॉय को डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी दे सकता है, ठीक है। जैसे कि द इशू इज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, कंपनी को इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। जब मैं आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक पढ़वाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा रेजोल्यूशन कैसे पास किया जाता है, ठीक है, बट इतना समझो कि कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेने से पहले कंपनी में रेजोल्यूशन पास होता है, और रेजोल्यूशन में वोट होता है, फिर वो वोट में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराने के लिए नॉर्मली 75% फेवर में होना चाहिए, तब जाके आप स्पेशल रेजोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है, 75% वोट फेवर में होना चाहिए, समझ रहे हो ना सर? क्या बात है विश्वजीत, विश्वजीत आवाज आ रहा है क्या? आज तक तेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है दिख रहा हूँ। हाँ विश्वजीत, आवाज आ रहा है क्या? ठीक है चलो। यस सर। आ रहा है। आज क्या हुआ तेरे को बार बार क्लास में दिखाई नहीं? ठीक है, ठीक है, क्लास शेयर कर दूंगा, जरूर कर लेना सर।
काफी डिटेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस करा रहा हूँ, जरूर देख लेना सर. Sir, according to section 54 subsection 1, a company may issue sweat equity shares of a class of shares already issued if the following condition are fulfilled. The issue is authorized by special resolution. First of all, the resolution specifies the number of shares, the current market price, consideration मतलब किसको दिया जाएगा, कितने दाम पे दिया जाएगा, if any, and the class or classes of directors of employees to whom the such equity shares are to be issued. किसको किसको शेयर इशू कंपनी करेगा, इसका डिटेल्स बता देते हैं. ठीक है सर, कब बताते हैं जानते हैं? इवन जब कंपनी आईपीओ भी इशू करता है ना, तब भी बताते हैं. मुझे कंपनी का डिटेल्स अगर मिले तो मैं आपको दिखाता हूँ. नाम था श्याम मेटलिक्स बोल के. इस कंपनी के স্যার बारे বলছি में এটার সঙ্গে ইসবের পার্থক্যটা কি? इसे वही है, वही चीज মানে है. আপনি এটা পড়েছিলেন ওই हाँ ইসব বলে। हाँ, स्वेट इक्विटी शेयर्स, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ. अकाउंट्स में तुम्हें वो चीज डिटेल्स में पता चलता है कि जब ईसॉप ईसॉप और स्वेट इक्विटी वही है. मतलब बेसिकली ये स्वेट इक्विटी हुई, बाद में ईसॉप में कन्वर्ट हो जाता है. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, जैसे शेयर और स्टॉक में क्या डिफरेंस है. ठीक है, इट्स लाइक दैट. मतलब ज्यादा फर्क नहीं है सर. ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस मतलब स्टॉक एम्प्लॉय के लिए कंपनी क्या मैनेज रखता है, बस उसी को ईसॉप कहा जाता है. ठीक है. और सर हाँ बोलो सर. स्वेट इक्विटी तो डायरेक्टर्स या केएमपीस के रिस्पेक्ट में बोला जाता है ना? हाँ सर, ठीक है. जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा, एम्प्लॉय को भी दिया जाता है स्वेट इक्विटी, कंपनी के एम्प्लॉय को भी दिया जाता है स्वेट इक्विटी, ऐसा बात नहीं है. और ईसॉप भी कंपनी जब शेयर इशू करता है तब भी कंपनी ईसॉप इशू करता है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट मेनली एक ही चीज है. ठीक है, उसके बस घुमा फिरा के कंपनी ईसॉप के लिए क्या रखता है उसको बोला गया, ईसॉप वर्सेस स्वेट इक्विटी. चलो देखते हैं क्या फर्क आपको नजर आता है. Employee stock ownership plan is an employee benefit plan that is offered by a company when they want to retain employees, whereas sweat equity is given as a reward to employees who perform exceptionally. क्या फर्क दिखा, समझ में आया सर? बहुत ज्यादा फर्क नहीं है. इट्स जस्ट अ सिंपल लाइन ऑफ डिफरेंसेस है. जैसे जब कंपनी अपना एम्प्लॉय को रिटेन करना चाहता है, ऐसे सिचुएशंस में ईसॉप इशू करता है. और जब कंपनी उसको रिवार्ड के लिए, जैसे मोटिवेट करने के लिए देते हैं, जैसे कि हम लोग अभी करेंटली जिसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब कंपनी उसको स्वेट इक्विटी देता है. बस एक ही चीज है, उसको घुमा फिरा के थोड़ा बताने का एक तरीका है. समझ में आ रहा है सर? ओके यहाँ पर एम्प्लॉय में कौन कौन है, क्या क्या है बताया सर. ठीक है, एम्प्लॉय मीन्स अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु हैज बीन वर्किंग इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वेदर ए फुल टाइम डायरेक्टर और नॉट. ठीक है, वो भी ठीक है, चाहे फुल टाइम हो. डायरेक्टर का एक पूरा डिटेल चैप्टर आता है. ठीक है, किसी किसी को फाइनल लेवल में पढ़ाया जाता है टीम डायरेक्टर्स का डिटेल्स, किसी किसी को इंटरमीडिएट में ही काफी डिटेल्स में है. तो मैं पढ़ाऊंगा डायरेक्टर चैप्टर, तब आपको मैं बताऊंगा कि डायरेक्टर के बारे में क्या डिटेल्स आपको जानना है. The permanent employee of the company, director of the company, including full-time director or not, an employee or a director as defined in subclause A or B, AAB of a subsidiary in India or outside India of a holding company India, सभी को एम्प्लॉय कहा गया है सर. ठीक है, मीनिंग ऑफ वैल्यू एडिशंस, द एक्सप्रेशंस वैल्यू एडिशंस का मतलब क्या है. वैल्यू एडिशंस मींस एक्चुअल और एंटिसिपेटेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स derived or to be derived by the company from an expert or a professionals for providing know-how or making available rights. ठीक है, मतलब मैं आपको बोला ना कि किसी को कोई स्पेशल नॉलेज है जो कंपनी में उसको वो हेल्प करवाता है कंपनी को. क्योंकि सर मैं आपको क्या बोलता हूँ कि किसी के अंदर कोई नॉलेज होता है तभी, जैसे कि आप लोग अगर नॉलेजेबल होते हो ना, तो तभी जाके कंपनी आपको लेगा सर. ठीक है, अब देखो कुछ काम होता है बस चलो लेबर क्लास काम है, ये करो वो करो, उधर जाओ इधर जाओ. ठीक है, और कुछ होते हैं ना बहुत ही हाई लेवल थिंकिंग वाला काम. ठीक है, मतलब आपको इतना नॉलेज है कि भाई कंपनी आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई बताओ कि क्या करें ऐसे सिचुएशंस में. तो ऐसे एम्प्लॉइज के पीछे कंपनी ना पागल की तरह पड़ा रहता है. ठीक है, भाई आप अपना नो-हाउ दो, बदले में कंपनी का ये राइट लो वो राइट लो. ठीक है, to whom sweat equity is being issued for which the consideration is not paid or included in the normal remuneration payable under the contract of employment in the case of an employee. तो इस तरह से कंपनी एम्प्लॉय कौन है, एक्स्ट्रा वैल्यूएशन क्या है, ये सारा पॉइंट को कंपनी बताते हैं. वैल्यू एडिशन. ठीक है, अच्छा वैलिडिटी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशंस सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 स्पेशल रेजोल्यूशंस के बारे में बात करता है. स्पेशल रेजोल्यूशन ऑथराइजिंग द इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड वैलिड फॉर मेकिंग अलॉटमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन
12 months from the date of passing the resolution, मतलब resolution पास करने के 12 महीने के अंदर आप स्वेट इक्विटी वगैरह दे दो सर। लिमिट ऑन इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, क्या कुछ लिमिटेशंस है सर? अकॉर्डिंग टू रूल 8 सबसेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू रूल 8 क्या हो गया? According to Rule 8, subsection 4, a company shall not issue sweat equity shares for more than 15% of the existing paid-up equity share capital. याद रखिएगा सर, important point है। कंपनी अकॉर्डिंग टू रूल 8 सबसेक्शन 4 में बताता है कि इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स फॉर मोर देन 15% ऑफ द एग्जिस्टिंग पेड-अप शेयर कैपिटल, मतलब कंपनी का एग्जिस्टिंग पेड-अप कैपिटल अगर मानो 100 है तो कंपनी मैक्स टू मैक्स 15% ही स्वेट इक्विटी के लिए लेके जा सकता है इन ईयर ऑफ शेयर्स, इन ईयर और शेयर्स ऑफ द इशू वैल्यू ऑफ 5 करोड़ व्हिच एवर इज हायर। ठीक है, अगर शेयर ऑफ द इशू वैल्यू ₹5 करोड़, मतलब अगर 100 में से 15, ठीक है, मतलब अगर ये मानो 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का 15% क्या हो जाएगा? 15 करोड़। ठीक है, तो 15 करोड़ और 5 करोड़ व्हिच एवर इज हायर, मतलब मैक्सिमम अगर 5 करोड़ हायर है तो 5 करोड़ आएगा, अगर 15 करोड़ हायर है तो 15 करोड़ आएगा। मैक्सिमम उतना ही इक्विटी शेयर के लिए इशू कर सकता है स्वेट के लिए। It is provided that the issuance of sweat equity shares in the company shall not exceed 25% of the paid-up equity capital of the company at any time. However, मतलब इंक्रीज करके वो 25% तक भी जा सकता है। However, in case of a startup company, जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टअप मतलब आप समझते हो, ठीक है, स्टार्टअप मतलब जो इनोवेशन के साथ मार्केट में आ रहा है, ठीक है, it is provided that it may issue sweat equity share not exceeding 50% of its paid-up capital to 5 years from the date of its incorporation or registration। स्टार्टअप क्या होता है? नॉर्मल कोई भी कंपनी को स्टार्टअप नहीं कहते सर, स्टार्टअप का एक स्पेशल डेफिनेशंस भी होता है। ठीक है, ये देखो सर, as per defined in notification number GSR 180 subsection E 17 February 2016 issued by the Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Commerce and Industry, Government of India। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि किसे हम स्टार्टअप बोलेंगे। ठीक है, स्टार्टअप हर किसी को नहीं कहा जाता, मतलब कोई कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो उसको स्टार्टअप बोलेंगे, ऐसा फीचर्स नहीं है सर। आजकल ये स्टार्टअप वर्ड बहुत चलता है मार्केट में कि मेरा एक स्टार्टअप है, मतलब आजकल देखो सर, इंडिया में जॉब का इशू बहुत ऐसे ही मुश्किल है क्योंकि इतना आबादी वाला देश है, गवर्नमेंट को भी दोष देते देते थक जाओगे। ठीक है, और चाहे आज कोई भी रहे, कल टीएमसी की जगह सीपीएम आ जाए, बीजेपी की जगह कांग्रेस आ जाए, कांग्रेस की जगह बीजेपी आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, जॉब इशू भारत में जिंदगी भर रहेगा जब तक है जान टाइप का। ठीक है, जब तक है जान टाइप का, मतलब इसका एक ही सोल्यूशन है, न्यू बिजनेस डेवलप होना, एंड दैट इज द पार्ट। स्टार्टअप इंडिया बोल के गवर्नमेंट का एक कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें स्टार्टअप क्या है इसके बारे में गवर्नमेंट ने काफी डिटेल्स में बोला। ठीक है, कि क्या है स्टार्टअप, ठीक है, उसमें स्टार्टअप में क्या इन्वेंशंस है, क्या न्यू कॉन्सेप्ट को मतलब डेवलप कर रहा है जो पहले नहीं था। ठीक है, इस चीज को डिपेंड करके स्टार्टअप कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया। इवन सीएम इंस्टीट्यूट, स्पेशली सीए इंस्टीट्यूट भी स्टार्टअप डेवलपमेंट के लिए बहुत डेवलपमेंट काम कर रहा है सर, आप लोग इसका गो थ्रू जरूर करें सर। अच्छा, वैल्यूएशंस ऑफ आईपी और नो हाउ वैल्यू एडिशन, जैसे मान लो कि कंपनी जब स्वेट इक्विटी देता है उसके बदले जो कंसिडरेशंस में पेमेंट के बदले उसका नो हाउ को यूज करता है, मतलब अगर आपके पास कोई स्पेशल फॉर्मूला हो, कोई आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके नाम पे हो। ठीक है, जैसे होता है ना कि कोई कुछ बनाया, कुछ डिस्कवर किया, अब वो राइट आप बेच सकते हो, उसको बेच के आपको एक कॉपीराइट मिलता है या प्रॉपर्टी राइट मिलता है, तो वो अगर आप किसी और को यूज करने के लिए देते हो और बदले में आप कंपनी का स्वेट शेयर्स देते हो, तो इस केस में उसका वैल्यूएशन होना भी जरूरी है ना? तो वही बात यहाँ पर क्या है, तो ये लंबा डिस्कशन है। ठीक है, अगर आप एक एक करके सारा पढ़ोगे तो आपको पूरा डेफिनेशन वाइज सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा भाई। डायरेक्टर्स रिपोर्ट में डिस्क्लोजर होना जरूरी है। रूल 8 सबसेक्शन 13 स्टेट दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall inter alia disclose in the directors report for the year in which such shares are issued in the prescribed details of the issue of sweat equity share। मतलब सारा चीज मेंटेन करना पड़ेगा सर। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई कहाँ से शेयर मिला, आप कैसे शेयर होल्डर बन गए, मतलब ऐसा हवा में कुछ नहीं हो सकता। रजिस्टर मेंटेन करो सेक्शन 8 सबसेक्शन 14 के थ्रू से। ठीक है, फॉर्म नंबर SH3 में स्वेट इक्विटी 3 के फॉर्म होता है, उसमें मेंटेन करो स्वेट इक्विटी शेयर होल्डर टू रैंक पेरी पर्सन विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 2 द राइट लिमिटेशंस रेस्ट्रिक्शंस, समझ में आ रहा है सर? राइट लिमिटेशंस रेस्ट्रिक्शंस
कहाँ चला गया? एंड प्रोविजंस एज आर फॉर द टाइम बीइंग एप्लीकेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर शैल बी एप्लीकेबल टू दिस वेट इक्विटी शेयर डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 54 एंड द होल्डर्स ऑफ सच शेयर शैल रैंक पैरी पासु विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर। पैरी पासु का क्या मतलब है बोलो? ये एक लैटिन फ्रेज है सर, पैरी पासु। ये सब लैटिन फ्रेज ना बीच बीच में आप सबको तंग करेगा सर। पैरी पासु मीन्स साइड बाय साइड। क्या होता है? साइड बाय साइड, ठीक है, मतलब इक्वल फुटिंग ऐसे माना जाता है सर, ठीक है। ये लैटिन फ्रेज बीच बीच में आ जाता है, लॉ में ऑलवेज देखा जाता है सर। कहीं पर कुछ नहीं है और बीच में एक लैटिन फ्रेज आपका दिमाग खटने के लिए। तो पैरी पासु मतलब साइड बाय साइड विद अदर इक्विटी शेयर होल्डर, उसको रखा जाता है, सेम रैंक पे रखा जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स एंड इशू एंड रिडेम्पशन। प्रेफरेंस शेयर का इशू कैसे होता है, रिडेम्पशन कैसे होता है, सेक्शन 55 इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करता है। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पहले कितना है ये नॉलेज रखना चाहिए। इसमें 3 तरह का टाइप्स होता है सर। एक डिविडेंड पे आउट के हिसाब से, एक कन्वर्टेबिलिटी टू शेयर्स के हिसाब से, मतलब प्रेफरेंस शेयर बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक रिडीमेबिलिटी के हिसाब से, मतलब इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन कैसे किया जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर बेसिस में। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड पे आउट में, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर कंपनी इशू करेगा उसके बदले कंपनी जो डिविडेंड देगा शेयर होल्डर, उसमें क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव एंड पार्टिसिपेटरी 3 तरह का डिविडेंड पे आउट सिस्टम चलता है। और कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से आज जो प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ कल उसको कन्वर्ट किया जाएगा इक्विटी में। तो कन्वर्टेबल मैंडेटरीली और ऑप्शनली, मतलब क्या प्रेफरेंस शेयर इक्विटी में कन्वर्ट होगा ये मैंडेटरी है या पार्शियली है कि फुल्ली है या फिर वो नॉन कन्वर्टेबल है, ये क्लियरली बोलना चाहिए। और रिडेम्पशन मतलब जब प्रेफरेंस शेयर का पूरा अमाउंट जिसने भी प्रेफरेंस शेयर कंपनी को सब्सक्राइब किया था कंपनी का, उसके रिडीमेबिलिटी के बारे में, मतलब जो अगर मानो कंपनी ने 1000 शेयर बदले में मानो 100 करके प्रेफरेंस शेयर इशू किया था, तो कंपनी बदले में जितना परसेंटेज वादा किया था, ठीक है, कि भाई मैं 15% रेट में एनुअल रेट में आपको रिडेम्पशन करूंगा, तो 10,000 का 15% एनुअल रेट में कंपाउंड करके जितना अमाउंट होता है वो रिडीम कर दे, ठीक है। और अगर कभी ऐसा होता है कि कंपनी रिडेम्पशन नहीं करेगा, जिंदगी भर आपको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, इररिडीमेबल, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट सर ऐसा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने का कोई कंपनी लॉ का रूल्स नहीं है, पहले था, ठीक है, बट ये रूल को हटा दिया गया सर। कैनॉट बी इशू, मतलब ऐसा प्रेफरेंस शेयर आप इशू नहीं कर सकते जिसका सिर्फ आप मतलब जिंदगी भर जब तक जियोगे इंटरेस्ट देगा बट कभी आपका पूरा अमाउंट रिडीम नहीं करेगा। ऐसा किसी भी तरह का प्रेफरेंस शेयर इशू करने का प्रावधान या लॉ नहीं है, ठीक है। अब एक एक करके सारा पॉइंट को, कंपनी टू इशू ओनली redeemable preference share, ठीक है, सेक्शन 55 कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल नॉट इशू एनी प्रेफरेंस शेयर बाय शेयर irredeemable, ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी शेयर जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, कंपनी ऐसा कोई भी तरह का शेयर इशू नहीं कर सकता जो रिडीम नहीं करेगा, ठीक है। टाइम पीरियड विद इन सच व्हिच प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम्ड, एक टाइम पीरियड होगा कि भाई इस इतने दिन के अंदर कंपनी अपने शेयर होल्डर को अपना उसका रिडेम्पशन कर देगा, ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर है सर, उनके रिडेम्पशन डेट होना चाहिए। तो कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है में इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल इशू प्रेफरेंस शेयर व्हिच आर लायबल टू बी रिडीम्ड विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 20 years from the date of their issue, 20 साल के अंदर तो कर ही देना चाहिए, subject to such condition or prescribed in rule 9 of the company's rule 2014, these conditions are mentioned there, ठीक है। requirement of special resolutions and conditions of no default, जरूरत पड़ने से स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है मीटिंग में। अकॉर्डिंग टू रूल 9 सबसेक्शन 1 द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैज टू बी ऑथराइज्ड बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। फर्दर एट द टाइम ऑफ सच इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर द कंपनी शुड नॉट हैव सबसिस्टिंग डिफॉल्ट, कंपनी का किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं रहना चाहिए प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के बारे में। शेयर इशूड आइदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यू और एनी प्रेफरेंस शेयर, मतलब बहुत सिंपल है कि कंपनी डिफॉल्ट ना हो, जिसका भी शेयर पैसा ले कंपनी उसको रीपे करे, सिंपल बात है, ठीक है। और जो भी करे उसका मेंटेनेंस करे, ठीक है, उसका मेंटेनेंस करे, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर्स। एक्सेप्शनल केस वेयर पीरियड में एक्सेस 20 इयर्स, अगर 20 साल से ज्यादा हो जाए तो ऐसे केसेस में क्या बोला है कि कंपनी में इशू प्रेफरेंस शेयर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 20 इयर्स बट नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के केस में कंपनी इस तरह का प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा को यूज करता है, subject to the redemption of 10% of such preference share beginning 21st year onwards,
मतलब जो 30 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करता है वो क्या करेगा, मतलब जब रिडीम करेगा 21st ईयर मतलब 20 साल बाद पहले 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर करेगा। मतलब अगर 100% का रिडीमशन करना है तो पहले 10% करेगा 20 साल ऑनवर्ड्स, उसके बाद धीरे धीरे बाकी पूरा अमाउंट रिडीम करना पड़ेगा बाकी 10 साल। ठीक है, ये सब गवर्नमेंट बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए, ताकि कैपिटल हाथ में रहे, सारा का सारा प्रावधान। स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट आजकल इंडिया में बहुत समय दे रहा है सर, क्योंकि इंडिया अभी जो काम में ज्यादा लगा हुआ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है, नो सच शेयर शैल बी रिडीम्ड एक्सेप्ट आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी व्हिच वुड अदरवाइज बी अवेलेबल फॉर डिविडेंड और आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स मेड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन। मतलब शेयर रिडीम करने के लिए अगर कंपनी कोई फ्रेश शेयर इशू करता है वहां से रिडीम कर सकता है, या फिर कंपनी अपने प्रॉफिट से करे, एसेट बेच के नहीं। अच्छा, और एक बात, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अपना पूरा अमाउंट पे किया है सिर्फ उन्हीं को रिडीम किया जाए। ट्रांसफर टू सीआरआर अमाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये अकाउंट्स में मेंटेन किया जाता है। आप लोग जब अकाउंटेंसी करोगे मैम के पास, कंपनी अकाउंट्स में मैम ये सब सिखाते हैं, सीआरआर क्रिएट करना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना। तब आप देखोगे कि कैसे सीआरआर में ट्रांसफर होता है, फिर वहां से ये अकाउंट्स में बहुत अच्छे से समझाया जाता है। बट लॉ क्या कहता है सर? सर लॉ कहता है where such shares are proposed to be redeemed out of the profits of the company, there shall out of the such profits be transferred, मतलब प्रॉफिट का अमाउंट ट्रांसफर करना होगा इक्वल टू द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर्स टू बी रिडीम। मतलब जितना शेयर रिडीम करेगा प्रेफरेंस शेयर टू रिजर्व टू बी कॉल्ड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। ठीक है, एंड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी shall except as provided in these sections apply as the capital redemption reserve account or paid up share capital of the company। मतलब ऐसी सिचुएशंस में सीआरआर अकाउंट को कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल माना जाएगा, और तभी कंपनी वहां से क्या पे कर पाएगा, प्रेफरेंस शेयर वाले को रिडीम कर पाएगा। एक एग्जांपल देखो और क्लैरिटी आ जाएगा। During the current financial year, the board of directors of VinT Lifestyle Governments Limited is to undertake redemption of 20,000 preference share of ₹100 each। कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग 20,000 प्रेफरेंस शेयर 100% करके उसमें 20% प्रीमियम पर शेयर रिडीम करेंगे। ठीक है, ठीक है, इट इज मेड आउट बाय द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, अब अकाउंट्स के पास जाए, जैसे ही कंपनी ने डिसीजन लेगा सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास भागा पहुंचेगा, भाई बोलो क्या हमारे पास इतना पैसा है, क्या प्रॉफिट है, that the profits are sufficient to meet the ensuing liability arising out of redemption of preference share at premium। ठीक है, अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने हाँ बोला, इन दिस केस द अमाउंट दैट नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब इसमें आएगा कि भाई जितना अमाउंट कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के लिए भेजना चाहिए भेजो। If preference shares are redeemed at a premium out of profits which are otherwise available for dividend, जो बेसिकली कंपनी डिविडेंड देने के लिए देता उसको कंपनी सीआरआर में ट्रांसफर करेगी। ठीक है, इस रुपीस कितना अमाउंट है सर? 20 लाख का। Being this sum equal to the nominal amount of preference share to be redeemed, इतना शेयर अमाउंट रिडीम होगा। There is no need to transfer to CRR account any amount paid towards premium। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? There is no need to transfer to CRR account any amount paid towards premium। अगर यहाँ पर प्रीमियम के लिए जितना अमाउंट है उसके लिए प्रीमियम नहीं करना है, जितना रिडेम्पशन मतलब जो टोटल अमाउंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो समझ जाओगे। 20,000 into 100, ठीक है, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। ठीक है, अब 20,000 प्रेफरेंस शेयर 100 करो तो 20 लाख। अब प्रीमियम के लिए 20 पर शेयर जितना होता है 100 into 20, तो 100 into 20 करके जितना अमाउंट होता है ना सर, उसको आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सीआरआर में ट्रांसफर करने का जरूरत नहीं है, बट बाकी जो 20 लाख का अमाउंट है उसके लिए आप सीआरआर अकाउंट बनाए। ठीक है, बोलो सर, समझ में आ रहा है? मतलब अकाउंट्स कैसे काम करेगा, अकाउंट्स कैसे काम करेगा ये लॉ बता देता है, तभी आप अकाउंट्स में ट्रीटमेंट करते हो। ठीक है, इसमें क्लास ऑफ कंपनीज के बारे में भी बता देता है कि पेमेंट ऑफ प्रीमियम इन केस ऑफ प्रेस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज, इन केस ऑफ सच क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी प्रेस्क्राइब एंड हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाइड विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब जो प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा एज पर कंपनीज अंडर सेक्शन 133। ठीक है, तभी जाके वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, इसी तरह से इशू ऑफ फर्दर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इफ कंपनी इज अनेबल टू रिडीम एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस शेयर और पे डिविडेंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सबसेक्शन 3, वेयर कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू रिडीम एनी प्रेफरेंस शेयर or to pay dividend if any of such share in accordance with the terms of issue herein after referred to as
under unredeemed preference share में with the consent of the holders of the 3/4 in value of such preference shares, इन केस में वो 3/4 अमाउंट कर सकता है अगर पूरा नहीं कर पाए तो, with the approval of the tribunal. किसका परमिशन लेगा? ट्राइब्यूनल का. NCLT होता है सर, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का परमिशन लेके रिडेम्पशन करना पड़ता है. ये देखो सर, अनएबल टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर और पे डिविडेंड, कंपनी क्या प्रेफरेंस शेयर रिडीम नहीं कर पा रहा है या डिविडेंड पे नहीं कर पा रहा है, टेक कॉन्सेंट NCLT का, सीक अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल, 3/4 मेजॉरिटी का कंसेंट लो. 3/4 मतलब 75%. ठीक है, 75% का रेजोल्यूशंस में कंसेंट लो, ट्राइब्यूनल का अप्रूवल लो, फर्दर प्रेफरेंस शेयर इशू करो, जो आपको मिले इशू में वो अमाउंट से आप पेमेंट करो. फोर्थविथ पे टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर, मतलब जिनको पेमेंट करना है पेमेंट करो. इस तरह से कंपनी के पास जब प्रॉब्लम हो तो कंपनी कर सकता है. ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर अकाउंट बोला है सर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 सबसेक्शन 4 द कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट may be applied by the company paying up unissued shares of the company to be issued to members of the company as fully paid bonus shares. इवन कंपनी बोनस शेयर इशू करने के लिए भी सीआरआर अकाउंट को यूज कर सकता है. ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ सीआरआर. इसी तरह से आपको मैंने काफी सारा सेक्शन डिटेल्स में बता दिया. सेक्शन 56 से 59 ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड द अलाइड प्रोविजंस. मैं एक काम करूंगा, आपको मैं इसका लेक्चर्स अगर मेरे पास है तो मैं इसको शेयर करूंगा, हो सके तो एक बार देख के रखिएगा. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, 56 से 59 कैसे शेयर ट्रांसफर होता है, इसका पूरा डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. ठीक है, शेयर ट्रांसफर मतलब आज शेयर किसका है, कल शेयर किसके पास जाएगा. ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. एक एग्जाम्पल पढ़ाने से आपको समझ में आ जाएगा शेयर ट्रांसफर कैसे होता है. सर लॉ सर, देखो मैं कोशिश तो करता हूँ आपको हर एक चीज बताए, बट थोड़ा अगर आप सेंस नहीं लगाओगे ना तो मुश्किल ये है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लॉ में. अब लॉ का किताब कितना बड़ा होता है, सोचो लॉ में कितना सारा प्रोविजंस होता है. आप लॉ का किताब हाथ में लेके ही आपको समझ में आता है, तो इसमें सारा का सारा चीज लिखा हुआ है. अब एक एक लाइन पढ़ा के बताना बहुत मुश्किल होता है, बट ट्राई कर रहा हूँ कि मैक्सिमम जितना हो सकता है आपको बताऊं. ठीक है, और कुछ बैकअप भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, बट एटलीस्ट आप कंटिन्यू रखें सर. ठीक है, हर चीज को कंटिन्यू रखें और पढ़ें. जैसे हिमांशु has received a notice from Chaitanya Progressive Books Private Limited on 7th August 2019, intimating that Saif Ali has submitted a transfer deed duly signed by her for transfer of 500 partly paid shares in his name. Himanshu as a transferee must raise his objection to the proposed transfer of partly paid share latest by 21st August 2019. समझ में आ रहा है सर? हिमांशु ने एक नोटिस रिसीव किया चैतन्य प्रोग्रेसिव बुक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से. ठीक है, कब किया? 7 अगस्त 2019 पे. इंटीमेटिंग दैट सैफ अली बोल के कोई शेयर होल्डर है कंपनी का, उसने एक सबमिट किया ट्रांसफर डीड ड्यूली साइंड बाय हर फॉर ट्रांसफर ऑफ 500 शेयर, 500 फुल पार्टली पेड शेयर, पूरा का पूरा नहीं. 6% पे किया है आउट ऑफ 10, तो 4 अभी भी बाकी है. तो अगर ऐसा है तो हिमांशु इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है कि भाई क्या ये ट्रांसफर पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि ये पूरा अमाउंट हमें नहीं दे रहा. ठीक है, तो ऐसा इश्यूज क्रिएट होता है. ठीक है, ऑब्जेक्शन क्रिएट किया जा सकता है जब पूरा का पूरा पेमेंट ना हो तो. ठीक है, और यही डिस्कशन सेक्शन 56 से 59 के अंदर बोला गया है कि कब कब ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है. इसमें और एक एग्जांपल पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा. रिचा डैनियल आफ्टर हैविंग ऑब्टेन सक्सेशन सर्टिफिकेट. सक्सेशन सर्टिफिकेट मतलब कि अगर मानो आपके पापा के नाम पे कुछ है या आपकी माँ के नाम पे कुछ है तो भी आपके नाम पे हो जाएगा सक्सेशन सर्टिफिकेट. ठीक है, कि मैं उनका, जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं ना सर उत्तराधिकारी. ठीक है, मतलब या फिर उसको क्या बोलेंगे हिंदी में, क्या बोलते हैं उत्तराधिकारी, याद नहीं आ रहा है सर. मतलब जनरेशन वाइज आपको मिलने वाला है. सक्सेशन इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मुझे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं सर? हिंदी में बोलो, किसको आता है? हाँ सर, सुनाई नहीं दिया सर, और एक बार बोलो. वारिशन. वारिशन तो वारिश, हाँ बोलो क्या बोला जाता है? उत्तराधिकारी. उत्तराधिकारी. अच्छा, संस्कृत वाला तुम लोग भी यूज करते हो, चलो ठीक. उत्तराधिकारी, ठीक है, ये संस्कृत से आया है सर.
ठीक है। वारिश वर्ड जो है सर वो उर्दू वर्ड है, ठीक है, वारिश, ठीक है, तो वहां से वारिशन वर्ड भी आता है, इंग्लिश में ट्रांसफर किया गया है, बट वारिश वर्ड उर्दू में है सर, वो हिंदी नहीं, ठीक है। हिंदी और बंगाली दोनों संस्कृत से आया है सर। आजकल हम लोग जो हिंदी बोलते हैं ना, इसमें उर्दू मिक्स्ड अप हिंदी बोलते हैं, ठीक है। प्योर हिंदी में बात, स्पेशली बॉलीवुड मूवी में जो सिखा है लोगों ने, वो हिंदी नहीं है, ठीक है, वो उर्दू मिक्स्ड हिंदी है। और इसीलिए मतलब आपको प्योर हिंदी सुनाई नहीं देता है, ठीक है। प्योर हिंदी फिर भी उत्तर प्रदेश के लोग बोलते हैं, बिहार के लोग भी, उनका थोड़ा मिक्स्ड है, उनका थोड़ा अपना टर्म, मतलब एक कॉन्सेप्ट चलता है, तो लेकिन वो संस्कृत का, उर्दू मिक्स्ड होके हिंदी उर्दू आजकल समझ में नहीं आता कि जैसे पाकिस्तान वाले लोग भी हिंदी उर्दू मिक्स्ड अप ही बात करते हैं। Richa Daniel, after having obtained succession certificate, succeeded to 7,000 shares of ₹100 each allotted to her late father Alexander Daniel by Speed Software Limited। इस कंपनी का शेयर इनके पापा के पास था, जो इनके पास था, इनका पापा का डेथ हो गया, ठीक है। टू पे ऑफ हर डेप्ट ऑफ हर कजिन स्टेल्स, उनका कजिन के पास उनका कुछ डेप्ट था, तो उसको पे करना था। तो पे ऑफ द डेप्ट ऑफ हर कजिन, कजिन का डेप्ट पे करने के लिए वो ट्रांसफर करना चाहता है अपना पापा का ये शेयर उनके नाम पे। तो 7,000 शेयर्स टू हर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूली स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर व्हिच हैज बीन साइंड बाय हर एज वेल एज टेल्स, ठीक है। अकॉर्डिंगली शी हैज डिलीवर्ड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स टू द कंपनी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अब इसमें जो शेयर ट्रांसफर का जो सेक्शन है, सेक्शन 56 सबसेक्शन 5, ये कहता है द कंपनी ऑन रिसिप्ट ऑफ ड्यूली स्टैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर अलोंग विद रिक्विजिट शेयर सर्टिफिकेट एंड सक्सेशन सर्टिफिकेट शैल ट्रांसफर द शेयर्स इन फेवर ऑफ स्टेल्स। कंपनी का शेयर किसका था? रिचे का पापा के नाम पे था, ठीक है सर। रिचे ना सर, किस क्या नाम था इनका? हाँ, रिचा डैनियल के पापा के नाम पे था। अब रिचा डैनियल के पापा का डेथ होने के बाद रिचा के नाम पे इसको शिफ्ट करना है। अब रिचा इसको सक्सेशन लेके फिर वो स्टेल्सली के नाम पे उसको कन्वर्ट कर सकता है। Thus, even to Richard Daniel, the legal representative of Alexander Daniel, वो अपने पापा का एकमात्र लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उत्तराधिकार है, ठीक है। Is not a holder of 7,000 shares as per the register of member of the company। कंपनी जो रजिस्टर मेंटेन किया है 7,000 शेयर का, उसमें रिचा का नाम नहीं है सर, उसमें अलेक्जेंडर डैनियल का ही नाम है। The transfer effected by her in favor of her cousin Stacey is valid transfer as if he had been the holder of securities at the time of executing the transfer deed। जिस टाइम पे ट्रांसफर हो रहा है उस टाइम पे वो होल्डर ऑफ सिक्योरिटीज ऑटोमेटिकली बन जा रहा है ड्यू टू सक्सेशन, ठीक है। कि पापा नहीं है तो पापा के बदले में किसको शेयर मिलेगा? ऑब्वियसली उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, बट प्रूव करना पड़ता है। मैं आपको पहले ही बोला था कि भाई आप पापा के बच्चे हो कि नहीं, ये प्रूव करना पड़ेगा। बट सर अगर आपको ये झमेला में नहीं पड़ना है तो आप एक ऑल्टरनेटिव उपाय भी ले सकते हो। As an alternative, Richard Daniel may choose to get herself registered as holder of the 7,000 शेयर। मतलब वो अभी क्या करेगा, पापा से सक्सेशन लेके अब अपने नाम पे कन्वर्ट कर दे। अब जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, अब कंपनी की रजिस्ट्रेशन में, कंपनी जो रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करेगा, वहां से डैनियल का नाम, ठीक है, अलेक्जेंडर डैनियल का नाम डिलीट करके रिचा डैनियल के नाम बैठ जाएगा, ठीक है। Consequently, the name of the deceased person, that is Alexander Daniel, out हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। Further new share certificate will be issued in the name of Richard Daniel। अब जैसे ही रिचा डैनियल के नाम पे शेयर होल्डिंग आ गया, अब अलेक्जेंडर डैनियल पिक्चर से आउट, ठीक है। अब रिचा डैनियल किसी को भी अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें सवाल उठता है कि कब कब शेयर ट्रांसमिशन होता है, केसेस ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। ये ट्रांसमिशन का बात है सर, ये ट्रांसफर नहीं। तो इन द केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी, लुनेसी, कि कोई किसी का डेथ हो जाए, ठीक है, किसी का कोई इंसॉल्वेंट हो जाए, कोई लिनेटिक्स या पागल हो जाए, ठीक है, तो कोर्ट डिक्लेयर करे सर, हाँ, तभी जाके उसको पागल माना जाएगा। तो ऐसे केसेस में ऐसा होता है। अगर कोई डिफॉल्ट करता है एज पर सेक्शन 56 subsection 6 where any default is made in complying with the provision of subsection 56 subsection 1 or 5, तो उस पे पनिशमेंट आता है। कंपनी के केस में it shall be punishable with fine varying from 25,000 rupees to 5 lakh rupees। अगर किसी का भी गलती होता है ना, ये सब प्रॉब्लम को ठीक ठाक ना करके गड़बड़ कर दिया ना, कंपनी के केस में 25,000 से 5 लाख तक, और कंपनी के अंदर जो ऑफिसर उसमें काम रहेगा, ठीक है, वो अगर कुछ भी गलत करेगा तो ऐसे केसेस में ही शैल बी पनिशेबल विद मिनिमम फाइन ऑफ 10,000 जो मैक्सिमम 1 लाख तक भी सीट कर सकता है।
ये पेनल्टी का ना मैं आपको एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, ताकि आपको हर एक तरह का पेनल्टी याद रहे सर, ठीक है। मैं एक शॉर्ट नोट आप लोगों के लिए रेडी कर रहा हूँ, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको हर तरह का पेनल्टी, स्पेशली इन कंपनी लॉ, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। सर अगर फॉर्ज ट्रांसफर होता है तो क्या होता है, मतलब जिसको ट्रांसफर करना चाहिए था उसके जगह किसी और को ट्रांसफर हो गया, ऐसे केसेस में कंपनी क्या करता है, तो बेसिकली ये तो गलत है ना। तो फॉर्ज ट्रांसफर मतलब गलत लोगों पे ट्रांसफर हो जाता है तो क्या करें, ठीक है। तो ये भी बड़ा डेंजरस कॉन्सेप्ट है। तो फॉर्ज ट्रांसफर में बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब जिसका शेयर उसको ट्रांसफर ना होकर किसी और के नाम पे ट्रांसफर हो जाना, जैसे बैंक अकाउंट में से होता है ना, जिसका पैसा उसको ना जाके किसी और के अकाउंट में चला जाना, ठीक है। तो फॉर्ज ट्रांसफर इज अ नलिटी एंड इज नॉट लीगली बाइंडिंग। नलिटी है मतलब वो लीगली उसका कोई प्रोसेस काम नहीं करेगा। फॉर्ज ट्रांसफर टेक्स प्लेस व्हेन a company effects transfer of shares on the basis of an instrument of transfer containing forged signatures of transfer. Is it possible for a transferee or forged transfer to acquire ownership of share contained in the instrument of transfer? The answer is no. जो फॉर्ज करके किसी को धोखा देके जो शेयर ट्रांसफर अपने नाम पे करेगा ना, वो कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप कोई बोलेगा सर कंपनी अगर किसी को किसी के नाम पे कर दिया तो फिर इसमें तो जिसके नाम पे क्या उसका क्या गलती है सर, वो उसका ओरिजिनल ओनर नहीं है, वो कैसे अपने नाम पे करेगा। एट द सेम टाइम द ट्रांसफरर हु इज रियल ओनर कंटिन्यूज टू बी द शेयर होल्डर। अगर किसी के और के नाम पे शेयर ट्रांसफर हो भी जाए ना, जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है वो ऑलवेज कंपनी का शेयर होल्डर बना रहेगा। इसमें कंपनी को इसको अपना गलती को सुधारना पड़ेगा। द कंपनी कैन बी फोर्स्ड बाय हिम टू डिलीट द नेम ऑफ द ट्रांसफरी एंड टू रिस्टोर हिज नेम एज ओनर ऑफ द शेयर्स इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, ठीक है। बट हाँ, इस केस में कंपनी जिसके नाम पे गलती से कर दिया था उनसे डैमेज क्लेम कर सकता है, मतलब जो कंपनी को गलत तरीके से कंपनी का इनोसेंस का फायदा उठाया, अगर ऐसा है तो कंपनी में भी क्लेम कर सकता है। What will happen if the transfer of false transfer or transfer of the shares to another buyer who does not know about the forgery and the company also register the transfer in the name of new buyer and endorses the share certificate? उसको शेयर सर्टिफिकेट भी अगर दे दिया तो इनफैक्ट द कंपनी कैन नॉट डिनाई द ओनरशिप राइट ऑफ न्यू जेन्युइन बायर, but it can also not deny the ownership right of original shareholder because false transfer is void ab initio. As per contract act ये void ab initio है। ab initio मतलब शुरू से ही void जो होता है सर, and therefore the company has to restore his name. कंपनी को ओरिजिनल शेयर होल्डर को उसका नाम वापस देना ही है। While restoring the name of the original shareholder, the company may be asked to compensate the new genuine buyer who exercise good faith in purchasing the share, ठीक है। As a remedy, the company may get itself indemnified by the first transferee who use the forged instrument of transfer to get the share transferred in his name. जो कंपनी को धोखा देके अपने नाम पे शेयर करना चाहता था उसके थ्रू से कंपनी इंडेमनिफिकेशन का, इंडेमनिफाई मतलब क्षतिपूर्ति, ठीक है, अपने नाम कुछ लॉस रिकवर करने की कोशिश जरूर कर सकता है, ठीक है। तो ये है सर, जिसका है उसी को कंपनी को देना पड़ेगा, इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट रूल है ही नहीं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और यही सब बात सेक्शन 56 और 59 में कहा गया सर, ठीक है। सेक्शन 56 एंड 57 में यही सब कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया गया। आप लोग एक काम करिए सर, 56 के बाद 57, 58, ठीक है, 59 आप लोग एक बार गो थ्रू करके रखिए, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स आपको बाकी चीजें भी डिटेल्स में बता पाऊँ। फिर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल ये डिटेल्स चर्चा रहेगा, तो 61 से 68, ठीक है। और फिर इसमें मैं आपको पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू ऑल्टरेट शेयर कैपिटल, ठीक है, काफी और भी इंपॉर्टेंट चर्चा बाकी है सर, ठीक है। बाईबैक का चर्चा बाकी है, ठीक है, तो कंपनी कब बाईबैक कर सकता है, क्यों कर सकता है, बोनस शेयर्स के बारे में क्या है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, ठीक है, नॉट फ्रॉम रेवोल्यूशन रिजर्व, इसमें क्या कर सकता है कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा बाकी है सर। नेक्स्ट क्लास में बाकी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे सर। और लॉ है, डिटेल्स में पढ़ो, समझ के पढ़ो और लिख लिख के जरूरी पॉइंट को याद करो, ठीक है, तो जाके लॉ आपको हमेशा अच्छा करेगा, ठीक है। ओके सर, ठीक है, आज मेरा क्लास इतना ही है, बाकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सर बोलो सर। ये मैट ये वाला नोट्स, ओके सर, ठीक है, शेयर करते हैं सर, थोड़ा व्हाट्सएप करके रखो, मैं शेयर कर देता हूँ जिनके पास नहीं है। ओके, ठीक है सर, ओके सर, टाटा। सर बाय सर।